दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और हर शनिवार की तरह आज भी शनिवार को लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए प्रोग्राम स्टार्स विद नीरज शर्मा। दोस्तों हर बार तरह तरह के अलग अलग फील्ड और जॉनर के कलाकार इस प्रोग्राम में आते हैं। आपसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, आप उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, कभी कभी आप भी उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन आज जिस कलाकार के बारे में हम लोग जानेंगे और मेरे साथ वो हैं, वो कलाकार ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं। मुझे एक घटना सुनकर आज बड़ा अजीब लगा कि 1982 में 1982 में वो आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन में गए कि साहब मुझे तो वहाँ एक अफसर बैठे हुए थे, बहुत नामी गिरामी है, नाम तो नहीं लेंगे उनका हम। वरिष्ठ हैं बहुत आजकल, लंबी सी दाढ़ी भी रख ली है उन्होंने, और वो बैठे हुए थे और उनका बोलो क्या बात है। बोले जी मुझे ड्रामे के अंदर भाग कर लेना है आकाशवाणी के रेडियो नाटकों में। कहते उठ के चले आ रहे हो, ये कोई ऐसे थोड़ी आसान काम करने का, जाओ। अब वो बेचारा वहां फॉर्म लेने के लिए गया था 1982 में, और ऑडिशन फॉर्म भर के ड्रामे का ऑडिशन देना चाहता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं से सुनेंगे। और ये हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार, रेडियो के, टेलीविजन के, फिल्म्स के, थिएटर के जाने माने कलाकार, और जिन्होंने मेरे टेलीविजन सीरियल, पहले टेलीविजन सीरियल में भी काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। ये हैं मनोज शर्मा। नमस्कार सबको। मनोज नमस्कार नीरज जी। भाई नमस्कार मनोज भाई, कैसे हो आप? नमस्कार नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनोज थैंक यू सो म- मच। मनोज भाई, ये सविता शर्मा नागर जुड़ गई हैं, कहती है नमस्कार नीरज जी, थैंक यू वेरी मच सविता, आपके कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमने फिल्मों के अंदर बहुत सुना है कि कोई असिस्टेंट बनने आया था, डायरेक्टर बन गया, या कोई ये बनने आया था और वो बन गया। लेकिन ये जो हमारे मनोज भाई हैं, ये दादरी हरियाणा के रहने वाले हैं, और 1980 में दिल्ली में आए थे सिंगर बनने के लिए। जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और ये सिंगर से बन गए कलाकार। लेकिन सिंगिंग में भी इन्होंने अपने जौहर दिखलाए हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, खुद जानिए आप मनोज भाई से। मनोज भाई आइए। नीरज जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं लगातार देखता हूँ। और अभी मैं पिछले दिनों यहाँ 3 महीने से मैं बाहर था। मुझे जी। पहाड़ों से प्रेम है, तो मैं वहीं बस गया था जाके। हम्म। और हर समय आपका प्रोग्राम देखता था। तो आज मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ और नोएडा से हूँ इस समय। बहुत हम्म। बहुत शुक्रिया आपका भी, और अभी जो जुड़ गए हैं उनका भी, और जो आने वाले मेरे और आपके मित्रगण हैं उनका भी। सविता सक्सेना जुड़ी आपने हुई मेरा हैं, जो स्वागत। जी। और ये कह रही है नमस्कार स्वागत मनोज। नमस्कार, थैंक यू और सरिता नमस्ते इंदिरा जी, सक्सेना। नमस्ते सरिता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी जी फरमाएं। आपने जो अभी शुरू में बताया कि मैं दादरी, चरखी दादरी, जी हाँ, मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। मैं वहीं पढ़ा, वहीं पला, वहीं मेरा स्कूल कॉलेज वहीं हुआ है। और इस फील्ड में आने का किस्सा बड़ा रोचक है कि वैसे तो हर कलाकार के पास रोचक किस्से होते हैं, पर मेरे किस्से बिल्कुल अलग हैं। मैं गाता तो शुरू से हूँ, कॉलेज में भी बहुत कॉलेजेस में नाटक वगैरह का बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि बहुत इमेच्योर लेवल पे होता है। तो क्योंकि मैं गाता था, तो मेरा सपना था एक गायक बनने का। हम्म। और उसके लिए छोटा शहर है, अब तो बड़ा हो गया, उस छोटे शहर में कोई ऐसी सुविधा, कोई ओपनिंग, कोई म्यूजिक टीचर, कोई जो कॉलेज में या स्कूल में हमें पढ़ाते लिखाते थे म्यूजिक, उन्हीं से ही थोड़ा बहुत सीखते थे, करते थे, कव्वाली, जोनल प्रोग्राम, ये वो। लेकिन इसके ऊपर फिर एक चीज और हावी हो गई। चरखी दादरी में किस्सा हुआ ये कि हमारे एक प्रोफेसर साहब, मिस्टर गुप्ता थे, हम्म। उनके एक भतीजे का ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में सिलेक्शन हो गया एज एन अनाउंसर। क्योंकि उस हम्म। समय ये बात होगी 76-7 समथिंग, जब हम कॉलेज में गए गए थे। उनको जो है, क्योंकि मैं कॉलेज इसलिए जल्दी गया था, हमारे यहाँ 10वीं के बाद कॉलेज शुरू हो जाता था, 10+2 नहीं था।
11th में हम प्रेप करते थे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो 11वीं मतलब। अब हमने तो अपने जीवन का ध्येय यही बना लिया। आनंद वर्धन जी आ गए, नमस्कार नमस्कार। आनंद वर्धन जी के भी साथ पहली फिल्म चश्मे बदूर में ये मैं कह रहे हैं असिस्टेंट मनोज इज डायरेक्टर वेरी गुड था। एक्टर एंड ए गुड फोटोग्राफर भी टू। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी। तो सर वो सुचित्रा गुप्ता आ जीवन का चुकी हैं, ध्येय। सो अरे कहती है सुचित्रा नमस्कार जी मनोज जी, नीरज नमस्कार, जी। प्रणाम प्रणाम, वाह सुचित्रा जी वाह, क्या नमस्कार। बात है, ये मैं क्या आपको बात बता है, दूं, बहुत अच्छा। ये मेरे सामने होती तो मेरी इनकी कुश्ती हो जाती अभी। ये महीनों से मेरे प्रोग्राम में नहीं आई है ना, किसी प्रोग्राम में नहीं आई है, अब और आएंगी, आज के आपके प्रोग्राम में आ गई हैं। अब मेरी इनकी कुश्ती क्या होगी बात बाद में, है, कंटीला हाय कुश्ती होगी। हाय। जी। तो बस जीवन का ध्येय बन गया कि ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसर बनना है। उस अरे। समय बड़ा, बहुत बड़ा सपना था। ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसर भी बहुत नामी होते थे। हम्म। बस वो हम्म। लग गए, कुछ रास्ता नहीं मालूम, कुछ तरीका नहीं मालूम। ऑडिशन तो दिल्ली आके सुना था क्या होता है, बट वो सपना फिर पीछे छूटता गया। तो म्यूजिक हावी हो गया, और मैं 79 में, जैसा कि आपने मुझे बताया, मैं 79 में दिल्ली आ गया हम्म। गायक बनने। हम्म। और मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र में बाकायदा क्लासिकल म्यूजिक के लिए एडमिशन लिया, और बहुत वोकल अच्छे। क्लासिकल में वहाँ सीखता रहा। सीखा तो बहुत हम्म। लंबे समय तक, 4 साढ़े 4 साल तक। वो भी ग्रेजुएशन होती है हम्म। संगीत की। लेकिन इस दौरान, क्योंकि हम लोग, हाँ, अपना रास्ता कहाँ, सर, छोटे शहर से आया व्यक्ति, जी। नोरिन जी को भी नमस्कार। छोटे शहर से आया व्यक्ति अपना रास्ता बड़ी मुश्किल होता है तय कर पाए, हम्म। है ना। हम्म। तो जो जो हम्म। रास्ते में पड़ाव आते जाते थे, हम्म। हम उनको अ, अपनाते गए। तो फिर हम्म। नाटक का सिलसिला धीरे धीरे, नाटक भी क्या, नाटक थिएटर वर्कशॉप जो होती थी बहुत छोटे हम्म। पैमाने की। जैसे हम्म। मिंटो रोड के एक पार्क में छोटी सी थिएटर वर्कशॉप हो रही है हमारी। हमारे गुरु थे हाँ। पहले पंकज सक्सेना, वो करते थे। हरीश यादव जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। तो इस या। तरह से ये सिलसिला नाटक का शुरू हुआ, और म्यूजिक साथ साथ सीखना चलता रहा। हम्म। हम्म। अब पहली शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। एक हमारे मित्र होते हैं पुराने, अब तो उनकी मृत्यु होगी, रवि बासवानी। हाँ। करेक्ट। हम्म। रवि बासवानी एक कार्यक्रम किया करते थे, वो 31 दिसंबर को 24 घंटे चलता था वो, हम्म। कमानी में। वो हम्म। किसी की याद में करते थे, मुझे खुद अब भी याद नहीं क्यों करते, हर साल होता था वो। तो उस साल जो प्रोग्राम हो रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा, अमिताभ दास गुप्ता, वो भी एक, अगर दिल्ली रंगमंच के लोग जानते, तुम जाके हम्म। गाना गाओ उसमें। तो हम्म। हम रवि बसवानी साहब के पास पहुंचे, मैं और मेरे एक मित्र कन्नन, कि हमें गाना गाना है। उसने कहा लाओ गा लो स्टेज पर। अरे हमने कहा ऐसे हम्म। कैसे गा लें आप। बोले, उन्होंने कहा टाइम बताओ। उसमें गाना बजाना, उसमें अनु कपूर, विनोद नागपाल, ये सब लोग गाते थे। फिल्में चलती हम्म। थी, कार्टून, 24 घंटे वो नॉन स्टॉप चलता था कमानी ऑडिटोरियम में। हम्म। तो इंटरेस्टिंग है कि जहां हम सीखते थे म्यूजिक, जी। नमस्कार सरला मेहता जी, नमस्कार। हम्म। तो जहां हम म्यूजिक सीखते थे ना नीरज जी, हम्म। वहां एक मित्र हमारे हम्म। तबला सीखते थे। अच्छा। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि, हाँ, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे ऐसे हमारा वो कार्यक्रम है, तो आप हम्म। थोड़ा सा हमारे साथ बजा दीजिएगा तबला। उन्होंने हम्म। कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। साहब वो स्टेज पे आया, और वो हमारे ही प्रिंसिपल के साथ तबला बजा के उनके साथ चला गया। अच्छा हम अच्छा। बैठे रह गए स्टेज पे, कह रहे अब कौन बजाएगा तबला। लेकिन उस दौरान एक हम्म। गुरुद्वारे वाले भाई जी से भी मिलने गए थे, हमने कहा तबला बजा देना, वो पहुंचे नहीं, तो हमने जफर। हाँ। उस समय रवि बासवानी ने रात को कहीं 1 2 3 बजे मुझे किसी कुर्सी पे सोते देखा कि ये लड़का कौन है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। उन दिनों वो एक नाटक कर रहे थे, दोपहर का भोजन, दूरदर्शन के लिए। और नीरज हम्म। भाई, आप तो बहुत माशाल्लाह सीनियर हैं, हमारे लिए दूरदर्शन का नाटक बहुत बड़ी चीज होती थी। हाँ। मतलब अगर दूरदर्शन का पहला नाटक मिल जाए, तो हमने तो घर पे चिट्ठी लिख दी कि हो गया, अब हम बन गए। अब हीरो कुछ बन नहीं गए, रहा हीरो। जीवन में। हाँ। नहीं, आप हीरो तो बने भी बाद उन्होंने, में। बने भी आप हीरो बाद अब में। वो बस आप लोगों का आशीर्वाद। तो उन्होंने 4 दिन तक मेरी वहां इंतजार किया, श्री राम भारतीय केंद्र, कला केंद्र के बाहर। उनको पता था ये म्यूजिक सीखने आते हैं सज्जन यहाँ, मनोज शर्मा हम्म। इनका नाम है। मैं अपने चरखी दादरी चला गया घूमने फिरने, कोई त्योहार था या कुछ था मालूम नहीं। जब 5वें दिन आया, तो ये पूरा ग्रुप, रवि बासवानी, उनके 4 6 और मित्रगण वहां खड़े, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े कि हम्म। प्रभु आप कहाँ हैं। मैंने कहा सर आप बोलिए। बोले ये लीजिए स्क्रिप्ट,
ये नाटक है, आप परसों से रिहर्सल में, कल से आएंगे और दूरदर्शन पे ये नाटक कर रहे हैं। वो नाटक था सर दोपहर का भोजन। उसे भारती का पहला इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था। वेद सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया था वो, रवि वाह। बासु ने डायरेक्ट किया था और वेद सिन्हा जी ने प्रोड्यूस किया था दूरदर्शन की तरफ से। जी जी। तो इस तरह वाह। से फिर ये शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया। और टेलीविजन से ही एक्चुअली, टेलीविजन, सॉरी, टेलीविजन मेरा पहला नाटक था। उससे पहले मैंने हम्म, कोई ऐसा नाटक वाटक किया नहीं था। हाँ, फिर सुचित्रा थिएटर जी का कह रही, शुरुआत होती। हाँ, सुचित्रा जी कह रही हैं कुछ ही प्रोग्राम नहीं देखे, मनोज और मैंने और नोरिन ने बहुत अच्छा काम किया। याद है मनोज, टीवी के लिए हमने अली बाबा किया था। ये हाँ पेश बिल्कुल। हम जरूर आएंगे वापस, लेकिन मैं अभी अभी कहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या, नोरिन नमस्कार कह रही हैं। अच्छा, ये क्या लिखा सुचित्रा जी ने, अभी कहाँ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, मैं अच्छा, आ ये गया, दिल्ली से कर मैं रहे आ हैं, गया नोएडा। दिल्ली। मैं नोएडा। नोएडा आ गया सुचित्रा जी। हाँ, मैं ये आ गया नोएडा में नोएडा, है, ये आज कल कल आ ही आया चुके हूँ। हैं। और ये खास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, हाँ, मैं नीरज धन्यवाद भाई ने करता हूं बुलाया, उनका। बोले यहीं से होगा। ये मैं आई एम ग्रेटफुल टू मनोज भाई एंड नोरेन कि आप लोग यहाँ आए और प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो, मनोज भाई, आपकी जो पहचान बनी, वो बनी कबीरा खड़ा बाजार में। हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ, तो वाह आप क्या छा बात। गए। उसके बारे में बताइए आप। वो वाकई भाग्यशाली था, वो मेरा भाग्य था, मुझे वो नाटक मिला। हम्म, उसमें भी क्या उसके था बारे में। कि वही, वो प्रोग्राम हुआ तो हम्म, हमें किसी ने बताया कि एम के रैना साहब एक हैं और वो एक नाटक कर रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में। बहुत बड़ा हम्म, ग्रुप था उनका, प्रयोग ग्रुप हम्म, जो था उस समय, काफी हम्म, स्टैब्लिश्ड ग्रुप रहा है हमेशा से उनका। हम्म, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ऐसा है सर, मेरा नाम मनोज है और हम अपना रिकॉर्ड शुरू कर देते कि हम छोटी सी जगह चरखी दादरी से आए हैं, म्यूजिक सीखते हैं और ये है वो है, हमें नाटक करना है। तो वहां कुछ ऐसा फॉर्मल कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा बैठे हैं 20 लोग, तुम भी बैठ जाओ। तो वो 20-25 लोगों में LIC, हम्म, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो कनॉट प्लेस में दफ्तर है, उसकी हम्म, पार्किंग में हम रिहर्सल करते थे। जो पीछे अच्छा। पार्किंग बेसमेंट है, हाँ हम्म, जी। हम्म, बस धीरे धीरे उन्होंने मुझे पहचाना, गाना वाना, और जिस दिन कास्टिंग अनाउंस हुई उन्होंने कहा भाई कबीर मनोज करेंगे। अरे जबकि वाह। बड़ा विरोध भी हो गया था। विरोध तो इसलिए कि जो लोग वहां इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, हाँ, वही आते ही एक चरखी दादरी का लड़का और मेन रोल हथिया गया। लेकिन वो, उसमें मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मैं गाता था। बहुत लोग वहां हम्म, ऐसे थे नहीं जो गाना भी गाते थे। और कबीर हम्म, के जो गाने थे, वो सोलो सिंगिंग, मैंने हम्म, करीब 17, 18, 20 गाने, न जाने कितने हम गाते थे। हम्म। संदीप नमस्कार दमनिया, संदीप दमनिया जी, संदीप दमनिया। नमस्कार। हाँ नमस्कार, ये देखिए ये स्वागत है सब संदीप भाई। हमारे, हमारे सजाने संवारने निखारने वाले यही लोग हैं। अरे, इनके इनका मेकअप तो का जवाब नहीं। जी। तो हुआ यूं कि कबीर के लिए मैंने फिर कबीर को पढ़ना शुरू किया उन्हीं दिनों नाटक करते। और हम्म, मैं हम्म, सच कहें तो सालों फिर कबीर के ही ट्रांस में चला गया था। इसीलिए मैं, अब लोग मुझे कोई नास्तिक कहता है, मुझे कोई आस्तिक कहता है, मुझे कोई एथिस्ट कहता है, बट यस, हाँ, मुझ पर बहुत प्रभाव रहा उस नाटक का, क्योंकि उसके मैंने 100-150 शोज किए सर। हम्म, बाहर जाते थे हम, कभी भोपाल, कभी इंदौर, कभी उदयपुर। और क्योंकि म्यूजिकल था तो मेरा वो पहला प्यार नाटक का, और उस नाटक से, वो शोले था उस समय का, हाँ, उस नाटक में गाने बहुत सुंदर थे। हम्म। और पंचानन पाठक जी ने म्यूजिक किया था, लोग गाने सुनने आते थे हमारे, इतना अच्छा, खूबसूरत कोई था। मनोज भाई को आप गाना इजाजत दें याद तो, हो तो उसका गाना जरूर सुनाए, क्योंकि आप तो गाते ही हाँ, गाते हैं। मैंने सोचा था कि मुझसे हर कोई संगीत की जरूर बात करता है। बहुत ज्यादा तो आप याद नहीं होंगे क्योंकि समय बीत गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैं आपको नोट किया था, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, कबीर ने जो जात पात धर्म इन सब पे लिखा है सर, आज तक मुझे नहीं कहीं मिला। और शायद हाँ, बहुत। यही विषय था कबीर का कि ये, मैं उसमें रम गया पूरी तरह से। मैं आपको एक छोटा सा उसका सुनाता हूँ। नूरीन हम्म, कहती है, एक मिनट, नूरीन कहती है उसी नाटक ने तो मुझे भी मरवा डाला। अरे भाई बस, ये ये किस्सा भी आपसे सुनाएंगे पूछूंगा मैं, आपको। ये पूछूंगा आपसे मैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी। तो एक 4 लाइन वो कबीर के किसी गाने की है जो याद आ रही है। हम्म, हम्म, एक रूप सब माही, एक रूप सब माही,
एक रूप सब माही, एक रूप सब माही। अपने मन ही विचार के देखो, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरा नहीं वाह, क्या बात है। साधो। एक रूप सब माही, वाह। एक रूप सब माही। एक ही त्वचा रुधिर पुनि एक ही। बहुत आहा हा, बढ़िया, देखिए क्या क्या बात है, जात पात को इसमें क्या क्या बात है, वाह किनारा वाह, कर दिया। वाह वाह, वाह वाह। एक ही त्वचा रुधिर पुनि एक ही, विप्र शूद्र के आहा माही हा हा हा, आहा हा। साधो। एक रूप सब माही, क्या बात एक रूप सब माही। ऐसे है, आहा हा। बहुत गाने उसमें हमने गाए, और वाकई, और इसके लिए मुझे सराहा भी गया। एक राज्य लेवल पे मुझे एक पुरस्कार भी मिला बेस्ट एक्टर का उस। साहित्य कला परिषद का अवार्ड मिला था आपको। हाँ जी, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था मुझे क्या उस बात समय। है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बताना थैंक यू। चाहता हूं कि गायक होते हैं, गायक गायक होते हैं, और जो एक्टर होते हैं वो एक्टर होते हैं। लेकिन गायक अगर एक्टर भी हो, और एक्टर गायक हो, मनोज शर्मा जैसा, मनोज भाई जैसा, तो वो कमाल हो जाता है अपने आप में। और वो प्ले, मुझे याद है उस वक्त वो प्ले, जो धुरंधर प्ले था, और हर तरफ गूंज थी, कबीरा खड़ा बाजार में, जहां जी देखो बिल्कुल, बहुत बहुत। कबीरा खड़ा बाजार में। कौन से सन की बात है मनोज भाई? ये नाटक शुरू हुआ था 79 के आसपास, और चला था 83 तक लगातार। 83 तक तो हम्म। मैंने किया था, 80 तक फिर मैंने कुछ एक दूसरा असाइनमेंट रेपर्टरी ज्वाइन कर ली थी, तो मैं कर नहीं सकता था बाहर। तो हम्म। 79 से 83 तक हमने किया। और आप हम्म। सोचिए, ओपन एयर थिएटर्स में, हंस ध्वनि थिएटर आपने देखा होगा, हम्म। प्रगति मैदान में एक है। हम्म। हम्म। दिसंबर का महीना, कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन टाइप, पीछे वो फवारे चल रहे हैं पानी वाले, ट्रेड फेयर चल रहा है, पता नहीं क्या, ओ हो। उसमें हम बंडी और धोती पहने सुन्न हो जाते थे हाथ। और क्या हमारे बात जो है। परकशनिस्ट थे, वो हीटर पे हाथ गरम गरम करके वो बजाते थे मृदंग और तबला। तो वो उस समय सुविधाएं नहीं, और बिना माइक के हंस ध्वनि थिएटर में, जो इतना बड़ा है, बिना माइक के पूरा जोर लगा लगा के हम गाते थे, और सर सफलता से कर पाते थे। बहुत सरिता सक्सेना बहुत लिखते ही। हैं तुम्हारी आवाज खरी है मनोज। सतीश शर्मा लिखते हैं बहुत खूब। और नौरीन शर्मा थैंक यू लिखती हैं सतीश जी। एक्टर सिंगर कॉम्बिनेशन इज गजब। और शिखा सिंह लिखती हैं ब्यूटीफुल। क्या बात है। गजेंद्र जो थैंक यू। हैं, गजेंद्र सिहाग लिखते हैं नमस्कार गुरुदेव। और सुचित्रा जी लिखती हैं कबीर वानी इज माय फेवरेट। और रेनू पांडे मिश्रा, ये खुद अपने आप में बहुत अच्छी सिंगर हैं, हमारे मंच पर भी आ चुकी हैं रिदम बाय नीरज पर, लिखती हैं वाह। और सरला मेहता लिखती हैं बहुत बढ़िया। और संदीप दमनिया लिखते हैं जो रूप निखारते हैं, और क्या बताऊं, क्या क्या निखार देते हैं। तो वो लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात है ये। और मनोज भाई के तो फैन है, संदीप दमनिया लिख रहे हैं। अरे संदीप दमनिया को, संदीप भाई को इनके फादर के जमाने से जानते हैं हम। वाह वाह, वो भी बहुत ही बेहतरीन टेक्नीशियन थे वो भी। अच्छा, मुझे आप एआईआर का अनाउंसर बनना चाहते थे, और उसके बाद फिर आकाशवाणी कैसे पहुंचे आप, सर आकाशवाणी के वही नाटकों बात है में? ना, छोटे शहर से आए, तो वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन एक ये हम्म। था कि भाई, यहाँ का आपको एक, इससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। हम्म। हम श्री राम भारतीय कला केंद्र में म्यूजिक सीखते थे, मैं और एक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं कनन। तो हम्म। जब भी हम श्री राम सेंटर से म्यूजिक सीखते, बाराखंबा रोड की तरफ अपनी बस पकड़ने जाते थे। राजेंद्र हम्म। नगर और करोल बाग में वो रहते थे, मैं राजेंद्र नगर में रहता था। कैन यू इमेजिन इमेजिन नीरज भाई, मैंने सालों तक, मतलब महीनों, सालों ही समझ लो, साल डेढ़ साल तक तो म्यूजिक सीख, हमें पता ही नहीं था श्री राम सेंटर क्या है, त्रिवेणी क्या है, एनएसडी क्या है, बस नाम सुना था एनएसडी। फिर एक बीच में आया कि गुरु एनएसडी करना है।
एनएसडी करना है। तो आप हंसिएगा मत मेरी बात सुनकर, महीनों तक हम एक XYZ बिल्डिंग को ही एनएसडी समझकर उसके बाहर खड़े होकर कहते थे, ए एक दिन एडमिशन तेरे अंदर होगा हमारा। वो नेपाल हाउस है, वो एनएसडी है ही नहीं। बट यू सी द स्पिरिट। हाँ, वो साहित्य अकेडमी के सामने और बाराखंबा और फिरोजशाह रोड के बीच एक बिल्डिंग है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा, वो शायद नेपाल हाउस है। तो बाद में हमें पता चला भाई ये तो एनएसडी है ही नहीं, एनएसडी तो वहां है। अच्छा, बीच में मैं बताता चलूं, हमारे साथ कुछ विशेष लोग जुड़े हैं। ये अर्चना दीक्षित जी और मनीष जी ये जुड़े हैं, ये लंदन से हैं। अभी इनका शो चल रहा था हमारे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के प्लेटफॉर्म पर। मैंने सुना है इन्होंने बहुत अच्छा गाया। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अर्चना जी एंड मनीष जी, आप दोनों को, आप इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा हमारे साथ सलीम धरसानी जी जुड़ गए हैं। सलीम भाई ये स्वीडन से जुड़े हैं। हेलो सलीम भाई। हेलो सलीम भाई, कैसे हैं आप? आपको नमस्कार सलीम, खुश हो जाती है। नमस्कार कर रहे हैं। और प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग प्रदीप भाई। और सुचित्रा जी, ये शायद मेरे मित्र हैं ये। नमस्कार आपके मित्र हैं। हाँ देखिए, ये आपके मित्र ये शायद चरखी दादरी वाले प्रदीप गुप्ता हैं। नमस्कार, नमस्कार। अब आएंगे, काफी लोग हैं, आएंगे। हरीश यादव शुरू में जुड़े थे, वो भी चरखी दादरी गैंग से, चरखी दादरी के हैं। ये लिख रही हैं, नीरज याद है कुछ वक्त पहले हमने नोरीन और मनोज के साथ बेहतरीन नाटक राधा माधव किया था। और सुचित्रा जी आपने क्या याद दिला दी, कमाल है। विभ्रांत जी का राधा माधव, जिसमें मनोज आप भी थे, नोरीन भी थी, मैं भी था और सुचित्रा जी भी थी। और सबसे बड़ी बात उस नाटक की मैं बताऊं नीरज जी, आपके, सुचित्रा जी की और हमारे काजल जी के रहते वो इतना कठिन नाटक आसानी से हो गया, बस यही खूबी थी। हाँ दोस्तों, वो नाटक जो था वो अपने आप में काव्य है, और वो बुक हमारे हाथ में थी, और उस काव्य में से नाटक कैसे बन गया, ये हम चारों मौजूद थे उसमें, और काजल हमारे साथ थी, हमारी डायरेक्टर थी काजल सूरी, और वो इतना खूबसूरत नाटक बना कि बड़ी तारीफ आज तक उसकी होती है। अभी कुछ समय पहले की बात है वो। और अर्चना दीक्षित लिखते हैं, थैंक यू नीरज जी। सलीम दरसानी, सलीम भाई आप लोगों की उपस्थिति इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना देती है। चरखी दादरी में मनोज भाई, प्रदीप गुप्ता लिख रहे हैं। देखा, हमें पहचान गया प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसी पे आ जाते हैं कि उस रेडियो नाटक वापस आते हैं। रेडियो नाटक का ये हुआ कि मैं जो कबीरा खड़ा बाजार, मैंने जो नाटक किया था कबीरा खड़ा बाजार में, उसमें हमारी एक बहुत ही आदरणीय निर्देशिका हैं वेद सिन्हा जी, जो दूरदर्शन में उन दिनों निर्देशक थी। उन्होंने हमें देखा, और दोपहर का भोजन जिसका मैंने जिक्र किया वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई थी, 150 कौन भूल जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि मैं मनोज से आषाढ़ का एक दिन करवाऊंगी टेलीविजन के लिए। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन रहा है जो हमने आषाढ़ का एक दिन टेलीविजन के लिए किया। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें, मैं तो नया था। जी। तो मैंने सोचा चलो रोज तो यहाँ आते हैं रिहर्सल करने, उन दिनों महीना महीना रिहर्सल होती थी छोटे से नाटक की, लेकिन आषाढ़ तो बहुत भारी भरकम नाटक था। तो मैं वहां, जो आपने बताया ना, मैं फॉर्म लेने गया था। मैंने सोचा आकाशवाणी ऐसी कोई, हाँ जी, बंदिशें नहीं होती, पास वाक, हम ऐसे घूमते थे, इधर गए उधर गए, हमने कहा चलो फॉर्म लाते हैं और भर देंगे, ऑल इंडिया रेडियो में भी ऑडिशन देंगे। शायद ऑडिशन शब्द हमें पता भी नहीं था तब, ऑनेस्टली। टेस्ट, वॉइस टेस्ट बोलते थे हम उसको, वॉइस टेस्ट। तो मैं जब गया तो मुझे किसी को नहीं मैं जानता था, और मुझे 1.5-2 साल ही हुए थे चरखी दादरी से आए। चरखी दादी आप बहुत बार सुनेंगे। तो मैंने जाके जो भी सामने बैठे थे सज्जन, उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया। मैंने कहा मुझे वॉइस टेस्टिंग करानी है, आपकी वॉइस टेस्ट कराना है। तो पता नहीं क्यों मेरा तो बहुत ही सौम्य सा स्वभाव है, मुझ पे गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने कहा उठिए। मैंने कहा सर क्या हुआ? नहीं, उन्होंने, उनका भी कहना सही था कि वैसे ही चला आया एक लड़का उठ के। तो उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं आकाशवाणी को? आप आए और हम आपका वॉइस टेस्ट लें। मैंने कहा नहीं सर, उसके लिए फॉर्म जो भी भरना होता है वो भरूंगा ना। तो बहुत यंग था मैं उस समय, निर्भय, तो मुझे जो भी मेरी एक भाषा थी, मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं आप उठिए चलिए यहां से। मैंने कहा सर फॉर्म तो दे दीजिए। बाद में पता चला वो दूरदर्शन आकाशवाणी के शायद बहुत ही बड़े ऑफिसर थे या बहुत ही बड़ी हस्ती थे। तो मैंने वहां से फॉर्म किसी तरह ले लिया और मैंने वो फॉर्म भर दिया, और जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ मैं फेल हो गया। अब हम रिजेक्ट हो गए। तो
जो हमारी निर्देशिका थी आषाढ़ का एक दिन की, उन्होंने कहा कि वो क्या हुआ आपके टेस्ट का मनोज, जो आपने दिए थे, दूरदर्शन मैं वाली। फेल हो गया। दूरदर्शन वाले, ओके। मैं फेल हो गया। तो उन्होंने कहा अरे, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं फेल हो गया, मनोज कैसे फेल हो गया। उनका कहना यह था कि आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश के नाटक में नहीं, वो आपको शुद्ध किसी के पास हिंदी, लेके गई, किसी के पास हाँ लेके हाँ, गई। नहीं हाँ। इसीलिए शुद्ध हिंदी नहीं, सुनने वाले सोचेंगे कि मैंने सिफारिश लगवा दी, नहीं। नहीं नहीं शुद्ध नहीं। हिंदी के 4-4 पेज के डायलॉग आषाढ़ का एक दिन के मैं मेन रोल में बोल रहा हूँ, और मेरी भाषा, मेरा उच्चारण सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वो मुझे ले गई किसी के पास, उनको कहा कि भाई आपने ये हमारा एक्टर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा ये आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का रोल कर रहा है, अब क्या हौसला मिलेगा इस लड़के को। उन्होंने बस यही कहा, जो वो भी बहुत बड़े हस्ती थे, कि इन्होंने बताया नहीं होगा। तो फिर तो फाइनली मैंने ऑडिशन फिर से, उन्होंने कहा अच्छा परसों फिर आना। फिर हमने ऑडिशन दिया, कर लिया, और उसके बाद तो हमने एक और बड़ी हस्ती के साथ फिर सैकड़ों नाटक किए होंगे। उनका नाम है नीरज शर्मा, हमारे अरे सत्येंद्र शरद जी की खतरे छाया में। और आपसे तो सीखा, बहुत नाटक किए हमने। अरे। और आप फिर सुचित्रा जी आ गई, हाँ। और सुचित्रा जी से तो मैंने क्या क्या सीखा है आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब भी कहीं बैठता हूँ, रेडियो की बात करता हूँ, मैं एक बार, आप भी थे उस रिकॉर्डिंग में, सुचित्रा जी को भी याद नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, प्राइवेट स्टूडियो में था कहीं। तो पीछे जब वो केबिन से, साउंड वाले बॉक्स से आवाज आती थी, मुझे जब भी मैं डर कि मनोज थोड़ा पीछे से आ जाओ, हाँ, पीछे से आ जाओ, तो मैं माइक से 3 कदम पीछे जाता था, और फिर आगे आके फिर शुरू कर देता था। तो सुचित्रा जी एक दिन बोलती है, मुझे याद है वो भूल गई, कहते मनोज ये क्या करते हो तुम, पीछे क्यों जाते हो? मैंने कहा वो कह तो रहे पीछे से आ जाओ। तो मैं अरे कहता, वो लाइन कह रहे हैं कि 2 लाइन पीछे से आ जाओ, तब वो एडिटिंग पॉइंट वगैरह का मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो उस तरह से फिर मैं, जैसे 2 ही लोग हैं जो ऑल इंडिया रेडियो से बड़े लोग रिजेक्ट हुए, एक अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हुए थे, एक मैं रिजेक्ट हुआ था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये बात आपसे किसने कही, और वेद सिन्हा आपको किसके पास लेके गई। वो भी लेजेंड अपने आप में थे, वो बहुत बड़े लेजेंड थे, नाम बिल्कुल, नहीं लेंगे उनका। और जिनके पास लेके गई उनको भी मैं जानता हूँ। उनकी इतनी लंबी दाढ़ी हो गई है अब, इतनी लंबी, इतनी लंबी हो दाढ़ी है उनके। सकता है, मैं अब मिला भी नहीं कभी उनसे। नहीं, मैं तो जानता हूँ ना। लेकिन इतने सीनियर व्यक्ति हैं वो, उनको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत, मतलब नहीं आज पता नहीं, बहुत हो लज्जा सकता है का अनुभव हो रहा है। मेरे व्यवहार में कुछ कमी रही होगी सर। मैंने भी जाके तू तपाक से कह दिया होगा जी फॉर्म दीजिए, ऐसा था जो नहीं भी है। नहीं नहीं, फिर भी जो पद पर बैठा हुआ है और स्थान पर बैठा हुआ है, उसको ये कहना चाहिए था, देखो ये ऐसे नहीं होता, ये फॉर्म ले जाओ और उसको भर के लाना, जमा करा दो उस फॉर्म को। ये नहीं कहना उठो अंत में जाओ। यही हुआ, अंत में यही हुआ, लेकिन शुरू में थोड़ी नाराजगी हो गई थी, नहीं, पता नहीं अच्छा क्यों। नहीं था। एनीवे, एनीवे, होता मुझे है, होता मतलब है। ये बदमजगी, मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया ये सब बातें सुन के। मोस्ट हिलेरियस। अच्छा जी, आपको मजा आ रहा है सुचित्रा जी, हिलेरियस हो गया ये। हमारी बेइज्जती अच्छा, हो इस गई, बीच आपको मजा आ रहा है? अच्छा, अर्चना दीक्षित जो लंदन से हैं, बोले ये डॉक्टर अर्चना दीक्षित हैं। हम भी एक्चुअली दिल्ली से हैं। दिल्ली की यादें बड़ी ही अद्भुत हैं ये अर्चना जी। और मैं तो पुरानी दिल्ली का हूँ, पैदाइश मेरी वहीं की है। तो बहुत ही मेरे साथ यादें जुड़ी हुई हैं। गुड इवनिंग सुचित्रा जी। ये हैरिल शुक्ला जी लिखते हैं। हाँ, हरिल बहुत हरिल जी, बढ़िया। हरिल जी भी बहुत प्रिय मित्र हैं हमारे। और अच्छा जो अच्छा कभी अच्छा। एक दिन आपसे बात हो रही थी, वो ट्रेवल शोज वगैरह की, वो यही निर्देशित अच्छा करते अच्छा, थे। हरील जी आपका स्वागत है। और अर्चना दीक्षित लिखती हैं, अमेजिंग मेमोरीज ऑलवेज ऑसम फीलिंग टू रिकैप्चर। क्या यस अर्चना जी, आर रिकैप्चर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो ये आपने जो मुझे रेडियो की बात बताई, बहुत ही अपने आप में जबरदस्त चीज है ये। और उसके बाद तो आपने बहुत काम किया। और आप सीरियल्स में कैसे आए, और उसके बाद आप एसआरसी रेपर्टरी कंपनी में चले गए, और उसके बाद आप वहाँ के रेपर्टरी चीफ भी बन गए। हाँ, ऐसा हुआ था कि आई वॉज अ वेरी वेरी सीरियस थिएटर पर्सन, क्योंकि उन या दिनों या तो थिएटर होती थी या फिल्म्स होती थी, और फिल्म्स हमें हमें वहां तक तो हमारी पहुंच ही कहाँ थी। तो टेलीविजन के लिए जो थोड़ा बहुत साल में 1-2 नाटक होते थे,
एक आध कभी कर लिया, लेकिन थिएटर जो मुझे कबीरा से जो पहचान मिली, मुझे शायद किसी को ये बताना नहीं पड़ता था कि मैं नाटक करना चाहता हूँ, नाटक करना चाहता हूँ या मुझे काम दीजिए। तो मैंने जी। सोचा कि क्यों ना कबीरा के बाद के, क्योंकि सर कबीरा में हम जब बाहर शोज करने जाते थे, स्पॉन्सर्ड शोज, तो हमें कभी कभार किसी शो का 25 रुपया मिलता था। तो अब आप सोच सकते हैं, दिल्ली में रहना, मुफ्त में रहते थे, अपनी कजन बहन के यहाँ रहते थे, खाना पीना सब, लेकिन फिर भी और खर्चे भी तो होते। तो हमने कहा चलो थोड़ा नौकरी की जाए, क्योंकि दूरदर्शन में भी आप जानते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, 125 रुपया फीस होती थी सर। हम्म। 125 रुपया एक नाटक करने का। मुझे मालूम है हम्म। दोपहर का भोजन में मुझे 125 रुपए के 250, डबल ऑफ द फीस मिली थी, क्योंकि नेशनल नेटवर्क होता था। ऐसे ही आषाढ़ का एक दिन में जब मेरी फीस बढ़ गई थी तो 450 रुपए मिले थे, पूरे 1.5 महीने के। क्या बात। 2 महीने रिहर्सल बताइए। और फिर रिकॉर्डिंग। तो हमने बहुत लोग, हमारे सबसे बड़ा तो उसमें मेरे परिवार का महत्व है। मेरे भाई शिव हैं, हरिंद्र हैं, वो लोग मेरे पूरी हेल्प करते थे। बट फिर खुद का भी रहता है कि भाई कमाएं कुछ। और हम्म। सीरियल्स तो नहीं थे तब, 95 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था सीरियल्स का। तो मैंने 83 में एसआरसी रेपर्टरी में एडमिशन लेने की कोशिश की कि मुझे मिल जाए वहां। और जो भी एक दिल्ली आर्ट थिएटर होते थे, एक दो ऐसे इंस्टीट्यूट, उनमें तो मैंने अप्लाई हम्म। किया, मेरे इंटरव्यू वगैरह हुए, और मेरा सिलेक्शन एसआर श्री राम सेंटर रंगमंडल जिसको हम बोलते हैं, उसमें हो हम्म। गया। तो मैंने हम्म। 600 रुपये मात्र महीने पे वो रेपर्टरी ज्वाइन कर ली थी। क्या बात। 600 रुपये था। और उसी उसी में फिर वो हम अपना रहना खाना पीना, डीटीसी बस का किराया, कैंटीन की चाय वाय सब हम्म। हो जाता था। भली बात ही हो जाता था उन दिनों, 83 में। हम्म। और हर हम्म। साल नीरज भाई 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था, यानी एक साल पूरा करोगे तो 600 से 650 हो गए। 650 फिर हो दूसरे जाएगा। साल, हाँ जी, 700 हो गए। तो इस तरह हम्म। चलता था। हम्म। तब मुझे किसी ने बताया कि, एक्चुअली हमारी पत्नी ने ही बताया, वो उन हम्म। दिनों जो आप पत्नी हैं, जो थिएटर से ही कनेक्टेड इसलिए थी कि वो, पूर्णिमा शर्मा हम्म। जी को नमस्कार, वो पीएचडी डॉक्टरेट कर रही थी, थिएटर का ही उनका विषय था, कि एक हम्म। सीरियल बन रहा है प्रथम प्रतिश्रुति, हम्म। जो कोई नीरज शर्मा बना रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रोल है तो पहुंच जाइए। हाँ। अच्छा, हम्म। मैं फिर पहुंचा, और बस वो आपकी कृपा, और हमारे जो आदरणीय सत्येंद्र शरद जी हैं, जिन्होंने वो लिखी थी स्क्रिप्ट, तो हाँ। मुझे फिर आपने छोटे दोस्तों, नोबू के लिए चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शरद जी मेरे मेंटोर थे, उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरी पूंजी उनका दिया हुआ ज्ञान है। उन्होंने माइक्रोफोन के आगे मुझे बोलना सिखाया, और प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास उन्होंने ही मेरे हाथ में थमाया। उन्होंने उसको बनाने की प्रेरणा दी, और उसकी स्क्रिप्ट एडवाइजर थे हमारे शैलेंद्र जी ने लिखी थी, प्रीति कश्यप के नाम से, क्योंकि उन दोनों नौकरी कर रहे थे। और उसमें जो आशा पूर्णा देवी का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास था, और आशा पूर्णा देवी ने जो चरित्र लिखे थे उसमें मेरे पास उनका दिया हुआ सर्टिफिकेट है। एक राइटर अगर किसी के बारे में सर्टिफिकेट लिख कर भेजे और तारीफ करे तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है। तो उन्होंने मनोज की कितनी तारीफ की थी। मनोज ने छोटे नोबू का रोल किया था, एंड ही परफॉर्म्ड इट ब्यूटिफुली। एंड आशा पूर्णा देवी ने खुद अपने हाथ से चिट्ठी लिख के भेजी है, बांग्ला में, मेरे पास लिखी रखी है अभी भी। ओह वाह। और ये सारा क्रेडिट जाता है इनको। तो होनहार बिरवान के होत चीखने पात, तो ये उस वक्त नजर आ गया था सन 85 में कि ये कितने ऐसे कलाकार हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है कि आप इनको रोल थमा दें तो ये उसको निभाते हुए चले जाएंगे। वाह वाह मनोज, बहुत बढ़िया जी। और शरद जी का तो विशेष आशीर्वाद रहा। हाँ, शरद जी का विशेष आशीर्वाद रहा, और शरद जी ने ही मुझे आपका नाम सजेस्ट किया था उस वक्त, और शरद जी ही आपको लेकर आए थे। और चूंकि वो मेरे गुरु थे, तो मैं तो उस वक्त इतना अनुभवी नहीं था। हालांकि मैंने बड़े उस वक्त भी बहुत सारी परेशानियां भुगती, कुछ ऐसी इस तरह की बातें कही हुई जिसकी वजह से कष्ट हुआ, तकलीफ भी हुई। लेकिन शरद जी ने वो सब कुछ मेरे ऊपर ऐसे लाद दिया
कि तुम्हें करना ही है, और वही मनोज को लेकर आए थे। और एक और सीरियल के अंदर उन्होंने आपका नाम प्रपोज किया था, आपको भेजा था वहां पर। वो दास्तान सुनाइए, हाँ बेशक हाँ आप हाँ। सीरियल का नाम ना वो बताएं। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात। और सबसे बड़ा सौभाग्य सर, इतनी बड़ी लेखिका हैं, आशा पूर्णा जो देवी। प्रथम प्रतिष्ठित आशा पूर्णा देवी जी, उन्हीं का एक और नाटक है प्रारब्ध। हाँ। शायद मैंने अभिमान के नाम से किया था वो, हम्म। अभिमान। हम्म। तो वो नाटक में भी शरद जी ने शायद ये मतलब ठप्पा लगा के भेज दिया था स्क्रिप्ट पे कि ये नाटक, ये रोल मनोज शर्मा ही करेंगे। तो अब हम्म। अगर आप किसी का इतना विश्वास जीत लें, किसी जी। इतने बड़े लेखक का, तो आपकी हम्म। जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, फिर आप मेहनत भी ज्यादा करते हैं। तो वो नाटक मैंने किया। हालांकि मैंने पहले उस नाटक कह रहा हूँ, सीरियल, उसके लिए थोड़ा मना कर दिया था, क्योंकि जो निर्माता थे वो थोड़े मुझे पैसे कम दे रहे थे। और मैं अपने आप को इस काबिल समझता था कि मैं इतने लूं। लेकिन घूम हम्म। फिर के बात वही, शरद जी उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, करेंगे तो यही। तो हमने वो भी किया। और यहाँ मैं एक बहुत, अगर कोई अन्यथा ना ले, तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा नीरज जी। हम्म। हम्म। आपके भी गुरु रहे हैं सत्येंद्र शरद, मेरे भी। हम्म। मतलब हम्म। कमाल की बात है, इतना ज्ञानी आदमी वो मेरे लिए अपने छोटे भाई शैलेंद्र के थ्रू ये लिख के भेजा था स्क्रिप्ट पे अभिमान के दौरान, कि मेरे हम्म। किसी भी संवाद को ऑल्ट्रेशन करने का, छेड़छाड़ करने का अधिकार सिर्फ मनोज शर्मा को है, और किसी को नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मैं तो गदगद हो गया। मैंने वाह कहा वाह सर ये वाह। क्या? बोले बेटा, तुम्हारे पास जो है उस पर मुझे विश्वास है कि तुम कुछ ऐसा ऐसा कुछ उल्टा सीधा करोगे नहीं, खूबसूरत ही बनाओगे उसको। तो इस विश्वास से तो आप बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। फिर आपको कौन रोकेगा? क्या बहुत बात अच्छा था वो। है। मैं मुझे याद है कि एक उसमें एक छोटा सा रोल मैंने भी किया था। तो शरद जी आके खड़े हो गए उस वक्त, तो कहने लगे मैं टेक करूंगा इसको, ये खुर्जा की बात है। तो मुझे कहा हाँ कि हाँ। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे बसंत। चले आओ, और यहाँ हाँ। राइट को एग्जिट मार जाओ, कैमरे के लेफ्ट से और अपने राइट से एग्जिट मार जाओ यहाँ से। तो मैं गया, ऊपर आने लगा, तो कई कट हो गए मैं से, तो मुझे उन्होंने बहुत डांटा। क्या क्या लाउजी एक्टर हो तुम यहाँ नहीं जा सकते। अरे भाई साहब, इतनी डांट खाई मैंने, इतनी डांट खाई मैंने। हम्म। मैंने रेडियो नाटकों में शरद जी से बेहद डांट खाई है, लेकिन सब प्यार भी बहुत किया उन्होंने मुझे, और सिखाया भी बहुत कुछ। अरे लाजवाब पता है हम पर्सनैलिटी। लोग, मैं अच्छा काम क्यों कर पाया? हम्म। एक दिन किसी विशेष परिस्थिति में मैं सत्येंद्र शरद जी को मंडी हाउस से और हम्म। उनके घर तक, वो जेल रोड कहाँ है ना उनका घर होता था, हरिनगर, हरिनगर। स्कूटर पे छोड़ के, हरिनगर, अपने स्कूटर पे छोड़ के आया था सर। ठंड का वाह। महीना, चिल्ड वाह। मौसम, कुछ हाँ। परिस्थिति ऐसी हो गई थी। उन्होंने कहा मनोज तुम छोड़ो, मैंने चलो। तो हम जब वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम तो ठंड में फिर ठिठुरोगे। तो उन्होंने मुझे अपना एक स्वेटर दे दिया, ओह नीले यार। रंग का स्ट्राइप्स वाला स्वेटर था, इतना वो अभी भी होगा वो हाँ। मेरे पास। तो सर मैंने वो वापस ही नहीं किया, और वो स्वेटर मैंने बरसों पहना। क्या बात है, बहुत क्या सॉफ्ट बात सा स्वेटर था, और शायद वो पहन पहन के ही वो आत्मा उनकी आ जाती होगी और काम है। अच्छा वाह हो वाह जाता। वाह वाह। वाह बहुत। वाह। ये हमारी पूर्णिमा शर्मा जी लिखती हैं कि स्वर्णलता में पढ़ नहीं सकी। मैं पूर्णिमा जी हाथ जोड़ के आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आशा पूर्णा देवी ने जो ट्रायोलॉजी लिखी है, पहली प्रथम प्रतिश्रुति, दूसरी सुवर्णलता, स्वर्णलता नहीं है ये, सुवर्णलता, और सुवर्ण तीसरा लता है। बकुल कथा। और सुवर्णलता की स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी रखी हुई है पंडित आनंद कुमार की। मनोज, पंडित आनंद मैं मिला कुमार ने उनसे, लिखी है। आपने मुझे उसमें भी लिया था। आपने जो प्लान हाँ। किया था, तो पंडित हाँ। आनंद कुमार जो आराम बाग में रहते थे, मैं उनके साथ 2-2 घंटे बैठता था। आपने कहा इनके साथ थोड़ा समय बिताओ। हाँ। उसमें भी हाँ। आपने मुझे कंसीव किया हुआ था किसी रोल के लिए। हाँ, और मैं वो स्क्रिप्ट लिखी रखी है, और पंडित जी ने, पंडित आनंद कुमार जी ने बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद समय ऐसा आएगा, अभी आने वाला है, कि वो बनेगा जरूर। और हम उसको आप लोग भी देख पाएंगे, बकुल कथा को। प्रथम प्रतिश्रुति की जो टेप्स हैं, वो चूंकि उन दिनों लो बैंड पे मनोज शूट किया करते थे हम, तो वो टेप जो हैं उनमें थोड़ा फंगस खराब हो है, गए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस टेप को रिवाइव कर पाऊं मैं। अगर मैं रिवाइव कर पाया, तो पूर्णिमा जी आप ये सीरियल दोबारा देख पाएंगी।
उसको डिजिटलाइज हो जाए तो बहुत। या बिल्कुल डिजिटाइज कर दूंगा इसको मैं, हालांकि दूरदर्शन में है कॉपी वो, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये तो साहब बहुत ही बढ़िया आप बात बताई अगर मनोज दूरदर्शन में है आपने। तो वो सुरक्षित होगी नीरज भाई। हाँ। दूरदर्शन में है तो वो इसलिए सुरक्षित होगी क्योंकि मेरा 79 का आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन अभी यूट्यूब पे डाला है उन्होंने। तो अगर वो वाह वाह खराब वाह नहीं हुआ तो वाह। आपके भी खराब नहीं होगा। तो मैं आषाढ़ का दूरदर्शन एक दिन जाके में हाँ है वो अब हाँ, तो यूट्यूब मैं पे, तो वो खराब नहीं बिल्कुल हुआ। होगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये मिल जाए। और 1982 में आपने आकाश, अच्छा, आपने जो आषाढ़ का दिन किया 1982 में, अभी रेडियो पे हमने किया था आषाढ़ का दिन काजल के साथ, और रिहर्सल बीच में ब्रेक हुई तो, या रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग बाहर गए, तो आषाढ़ का महीना था और घनघोर वर्षा हो रही थी। और आए है। मैंने काजल को कहा, मैंने कहा काजल आप देखिए, वो बहुत खुश हुई वो। हालांकि वो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन आषाढ़ के एक दिन से जो आपने दूरदर्शन पे किया, एक ऐतिहासिक सत्य जुड़ा हुआ है, वो बताइए। आषाढ़ का एक दिन में सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी सर, मैं ही नौसिखिया था, नया हम्म, कलाकार था अब तो कबीरा। अदरवाइज उसमें हमारे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सालों पढ़ाते रहे राम गोपाल बजाज थे, उसमें के रैना थे जो बहुत ही हम्म, मंझे हुए सीनियर कलाकार थे, रेपर्टरी में भी रहे, हम्म, एनएसडी में। हेमंत मिश्रा जी थे, विनोद वर्मा जी थे, कीमती आनंद, कात्याल, न जाने कौन हम्म, कौन। और जी जी। हमारी जो साधना शंकर हैं, मित्र हैं, वो हम्म, उसमें मल्लिका का रोल करती थी। तो सभी मंझे हुए कलाकार थे, मैं ही एक नया ऐड हुआ था। लेकिन बस वो फिर वही बात, हिंदी अच्छी थी और कुछ निर्देशकों का आशीर्वाद, गाइडेंस, वो बढ़िया नाटक बन गया। और वो ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी भी यूट्यूब पे आज, अभी 2-4 महीने ही डाला गया है पहले। कोई भी हाँ देखना चाहे तो यूट्यूब पे आषाढ़ का एक दिन दूरदर्शन का नाटक है, और 2 भाग 3 भाग में है। बहुत ही सुंदर नाटक है, और सबको मैं मॉडर्न नए लोगों को बता दूं भाई, वो लव स्टोरी है, आप देखो। हाँ लोग हाँ। सोचते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, कठिन भाषा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है उस नाटक को स्टेज पे लेकिन जब देख लेते हैं लोग। एक बार हम लेडी श्रीराम कॉलेज गए, उस नाटक का अच्छा। स्पॉन्सर्ड शो था, और हाँ हम डरे हुए थे कि यार ये इतना सीरियस नाटक, आषाढ़ का एक दिन, गर्ल्स का जो कॉलेज है, लेडी श्रीराम, वो उधर जो, हाँ लेडी श्रीराम कॉलेज, तो कहाँ जी हमें हुटिंग ना हो जाए। जी जी। हाँ, मनीष भारद्वाज जी को नमस्कार। लेकिन वो क्योंकि लव स्टोरी है, पकड़ ली नब्ज, इट वाज सुपर डुपर हिट इन दैट गर्ल्स कॉलेज आल्सो। तो वो मनोज ब्लैक बीच में एंड व्हाइट टोक रहा नाटक हूँ, होता। बीच में हाँ जी। टोक रहा हूँ, ये गजेंद्र सिहाग हैं, इन्होंने लिखा है, काफी अंधेरा हो गया है अंबिका, कहूँ तो दीपक जला दूं। हाँ हाँ हाँ, इसी ये का डायलॉग है। गजेंद्र जो हैं ये हमारे स्टूडेंट हैं। वो मैं आपको जी बाद में बताऊंगा। मैं फिर एक्टिंग के अलावा मैं पढ़ाने भी लगा बच्चों को, हाँ, बताया था एक्टिंग आपने मुझे, हाँ टीचिंग करने बिल्कुल लगा बिल्कुल। था, उसकी जी चर्चा जी। भी करेंगे। तो ये हम्म। हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए ये वो डायलॉग बोल रहे हैं, शायद इनसे बुलवाया होगा कभी में। जी जी तो जी जी। ब्लैक एंड व्हाइट नाटक था आषाढ़ का एक दिन, और उसका ऐतिहासिक सत्य ये आपकी है कि बिटिया 80। बकुल जुड़ी हुई है टोरंटो टोरंटो से। अब वो कह ओहो, रही है कि माय मुझे नहीं डॉटर पता था बकुल, कि, ओ वेरी गुड। वो कह रही थी मुझे नहीं पता टोरंटो था से, कि ये वेरी मेरा गुड। नाम यहां से लिया गया है। शी इज हाँ, ये राइटिंग, बकुल कथा से बकुल नाम लिया गया है। आई डिडंट नो दैट दिस वाज द इंस्पिरेशन ऑफ माय नेम। यस बकुल, दैट्स ओहो, राइट। चलो आज पता चल गया। नहीं, बकुल को पता है कि ये एक फ्लावर का नाम है, फ्लावर जो हम्म फूल का नाम है, हम्म। लेकिन वो या शायद उस ऐतिहासिक। थैंक यू बकुल, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट नाटक, आखिरी टेलीकास्ट था भारतीय दूरदर्शन का, आफ्टर 82 एशियन गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी। वाह, क्या बात है। और वो एक बहुत ही बड़ा उपलक्ष्य था, जब क्लोजिंग सेरेमनी चल रही थी, अमिताभ बच्चन की अनाउंसमेंट हो रही थी, और कहा गया कि अब आषाढ़ का एक दिन। तो वो बिना वाह। ब्रेक के ठक से AC2 में 4-5 बजे जब भी शाम को चलाया गया था। और ताज्जुब की बात है कि उस समय हम DTC की बस में ट्रेवल कर रहे थे, हम खुद नहीं देख पाए थे पहला उसका टेलीकास्ट, क्या करें। तो आई नो उसका आई नो। ऐतिहासिक सत्य ये है कि, और उसके बाद कलर हो गया था टेलीविजन, क्योंकि एशिया हम्म 82 में एशियन सेरेमनी कलर में थी, फिर ब्लैक या एंड व्हाइट नाटक के बाद हम्म एंड हो गया था। और हम्म। वो नाटक को भी एक पहला नाटक था जो शायद उनकी एक 25 इयर्स सिल्वर जुबली बुक है दूरदर्शन की, उसमें लिखा है, इट वाज हम्म। सोल्ड टू सम फॉरेन टेलीविजन फर्स्ट टाइम। ओह
भारत के किसी नाटक को विदेशी किसी टेलीविजन ने खरीदा था। जी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा, ये कह रही है पहली बार मनोज को वहीं देखा था, ये बता ही देना आप, बहुत देर से मैं इस बारे में जानने को बता दें, उत्सुक हूँ। ये व्यक्तिगत बात है, शायद लोगों को पता नहीं क्या लगेगा। एक्चुअली व्यक्तिगत नहीं है भाई कबीरा साहब, खड़ा ये बाजार पब्लिक बात है, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कबीरा से काफी फेमस हुआ, तो कबीरा खड़ा बाजार में और आषाढ़ के बहुत शोज होते थे रेपर्टरी में। फिर मैंने आषाढ़ का, हाँ, ताज्जुब के ये इंसिडेंस ये कि मैंने श्री राम सेंटर रंगमंडल जब ज्वाइन किया था, तो पहला नाटक मेरा वहां भी आषाढ़ का एक दिन ही था, और उसमें भी मैं कालिदास ही बना था। इट वॉज अ डिफरेंट प्रोडक्शन, स्टेज प्रोडक्शन। वो विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए किया गया था। अच्छा। बहुत बड़े पैमाने पे। हाँ जी। तो उस नाटक को नोरिन शर्मा देखती थी, जो आके नोरिन सिंह होती थी तब ये, और इनको थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो नाटक, और उसका हीरो जो कालिदास का रोल कर रहा था मैं, तो बस थोड़ा सा इन्होंने मेरी तारीफ की, हम मिलना जुलना, चाय कॉफी वही कैंटीन में, क्योंकि इनका विषय भी थिएटर था। ये भी पंचानन पाठक जी के साथ, कई लोगों के साथ थोड़ा बहुत थिएटर करती थी। तो एक दिन इन्होंने ये कह दिया मुझे, मैंने कुछ मजाक किया था कि सोच लीजिए मेरा नाम नोरिन है, मेरे नाम के आगे नो लगा है। तो हमने फिर ये कह दिया कि ऐसा है, अब तुम्हें यस-रिन बना के ही छोड़ेंगे। तो हमने फिर नोरिन को यस-रिन बना दिया और शादी कर ली 3 साल बाद। अरे क्या बात ये है, एक क्या बात है इंटरेस्टिंग घटना है। बट शी भाई वाज नरेंद्र एक्चुअली जी। ग्रेट एडमायरर। और मैंने बताया ना, आपका सीरियल तो मैंने शादी के बाद किया, प्रथम प्रतिश्रुति, और इन्हीं का एडवाइस था, नोरिन का ही एडवाइस क्या बात है, क्या बात है नरेंद्र जी, आपका नो रिन से यस रिन बना दिया इन्होंने। यस-रिन बना दिया बकुल फिर हमने। बकुल इज ऑल्सो एंजॉइंग, एंड बकुल सेज mom must be a fan. Yes, she was a fan. Yes, I she think was a she great fan. is She a is fan. still a great She fan. is a fan. Still she is a fan. थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू वेरी मच। आप बात टाल रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप। क्या क्या सुना नहीं मैंने? Still she is a fan. I said that she is still a fan. Yeah. Still the fan, yes. क्योंकि अभी जो आपने गाया, तो जिस तरह से इन्होंने वाव लिखा, और कई बार क्या होता है कि वाइफ सामने नहीं बोलती, लेकिन उसके दिल दिमाग के अंदर ही बात होती है, और वो आपकी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है इस पर तारीफ कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यस, शी इज राइटिंग यस, और यस देखिए कैसे लिखा है उन्होंने, यस रिन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नूरिन जी को भी लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी बातें करेंगे, जरूर मजा आएगा। तो मनोज भाई, आप इसके साथ साथ ना, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और आप ना मुझे एक कुछ और गाना प्ले का हो या कुछ हो, वो जरूर सुनाइए हमारे सब। कुछ भी, अब जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा मेरा वो सूफियाना भी रुझान रहा है, तो कुछ ऐसा ही सुनाते हैं। एक पंजाबी का गाना है, वही लौ लगने वाली बात है। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हाँ, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। वाह। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। कहीं और नहीं, सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मन्निया।
क्या बात है। 10 होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तेनू रब मन्निया। तो ये एक ऐसे ही ध्यान में आया। आई क्या बात होप है। यू लाइक्ड इट। बहुत बढ़िया, मजा आया। और संगीत का बोलिए ना, आपने शुरू में बोलिए। जिक्र किया था ना, वो एक्टर सिंगर की जो परंपरा थी। मेरा ये भी हम्म। सौभाग्य रहा कि जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो सिंगर एक्टर्स बहुत कम थे। एक्चुअली हमेशा से ही थिएटर में सिंगर एक्टर्स कम रहे हैं, और जो रहे हैं रघुवीर भाई, रघुवीर यादव, अन्नू कपूर, विनोद नागपाल, तो इनके एक विशेष दर्जा होता था इनका, क्योंकि भाई सिंगर एक्टर, और थिएटर में अगर आप सिंगर एक्टर हैं तो वो बहुत एडवांटेज मिलता है उसको। तो उसलिए मैंने जितने भी प्लेस किए उनमें म्यूजिकल प्लेस तो मेरे सुपर डुपर हिट रहे फिर। और एक बड़ा अच्छा प्ले था, जिस लाहौर ने वेख्या वो जन्मे ही नहीं, अरे क्या बात है, क्या हबीब बात है। साहब ने किया था। हाँ। और उसके लिए तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वो प्ले मतलब उसका उसका निर्णय, उसको करने का निर्णय, वो मेरी देन है ये बताएं, आप ये रंगमंच को। किस्सा जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा इसलिए बना कि हबीब साहब को हम लोग बाहर से ही निर्देशक को बुलाते थे। श्री राम सेंटर रंगमंडल में नाटक हर बार 4 बड़े नाटक, 4 बड़े निर्देशक। तो हबीब साहब को बुलाया गया था नाटक करने के लिए। और वो 1-2 नाटक आए, रोज आते थे, पढ़ते थे, हमने भी पढ़ाई शुरू की। वो नाटक फिर उन्होंने फाइनली डे में कहा चौथे दिन कि भाई हम एक नाटक है एक और द्रोणाचार्य, हम्म। शंकर शेष का, या मैं नाम गलत ना ले रहा, उनका किसी का जी नाटक है, जी। बहुत फेमस है। और हम्म। उनका अपना वर्जन है, उन्होंने उसको काफी मॉडिफिकेशन किया हुआ है। हम्म। और ऐसा नहीं कि वो नाटक बुरा है, और हबीब साहब ने निर्णय लिया है तो भाई कुछ विशेष बात हम्म। होगी, ही इज अ नेम, ही वाज अ ग्रेट नेम। तो लेकिन मुझे ये बात इसलिए थोड़ी सी खली कि पुराने नाटक करने में मेरा एज एज अ टेन्योर, मेरे टेन्योर में कि मैं चीफ था, मेरा कुछ विश्वास था नहीं। मुझे लगा कि नया नाटक हो तो अच्छा है। तो इसके पीछे की छोटी स्टोरी कि हम लोग एक राइटर्स वर्कशॉप करते थे, हम्म। राइटर्स वर्कशॉप, जिसमें नए लिखे नाटकों को प्रस्तुत करते थे एक्टर्स लोग हम्म। स्क्रिप्ट लेके हाथ में, एक स्पेशलिस्ट पैनल के सामने। उस हम्म। पैनल में कोई भी बड़ा नाम आप ले लीजिए, वो मोहन महर्षि हो, बीवी कारंत हो, राम गोपाल बजाज हो, ना जाने कौन कौन, साउथ से भी आते थे, महाराष्ट्र से भी। एक पैनल आता था 10 लोगों का, उनके सामने उस नाटक में संभावना ढूंढते थे हम, कि भाई हम्म। इस नाटक को क्या स्थिति है, किसको करना चाहिए, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, कैसा हो सकता है। कुछ राइटर्स तो अपने नाटक से नाराज हो जाते थे कि हमारे नाटक में गलतियां निकाल रहे हैं ये लोग। अब अगर बीवी कारण गलती निकाल रहे हैं तो भाई निकालेंगे। तो हम्म। उसमें ये एक छोटी सी साइक्लोसाइल स्क्रिप्ट थी हमारे पास, हम्म। लाहौर वाली, जिस लाहौर ने वेख्या। हम्म। और शायद 19 या 18 ऐसे कुछ सीन्स थे छोटे छोटे उसमें, बहुत खूबसूरत। तो वो थी, लेकिन उस पर बस चर्चा हुई, असगर वजह साहब का है ये, और वो चला गया। वो वर्कशॉप पूरी होगी, उसमें से हमने 1-2 नाटक किए भी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि एक दिन हम्म। शाम को जब जा रहे थे, मैंने कहा कि आप ये नाटक ले जाएं, ये पढ़ लें, आपको अच्छा लगेगा। मेरी हम्म। हिम्मत बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि हबीब साहब को हम बहुत, सचमुच बहुत बड़े इंसान है। उनका जो बिल्कुल। स्वभाव और उनका जो वो था, वो बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन भाई पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके सामने आप सजेशन क्या करेंगे। वो ले गए, हम्म। और सुबह जब वो 10 बजे अगले दिन आए हमारे साथ रिहर्सल करने, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सबको लाओ, सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो। हम बैठे और उन्होंने लिखवाना शुरू किया, जो वो साइक्लो स्टाइल स्क्रिप्ट के इस तरफ जो प्लेन पेज होता है। और हम्म। पूरा दिन शाम को 4 बजे तक वो बस लिखवाते गए, लिखवाते गए, और उन्होंने उस नाटक को क्या बना दिया, जो आज हम्म। लोग उसको, कितने लोगों ने किया है, दिनेश ठाकुर साहब ने भी किया, और अभी भी होता रहता है। हमने उसको हम्म। ओरिजिनली जनरेट किया था। उन्होंने उसमें गाने डाले, म्यूजिकल प्ले था, 14-15 गाने, मैं और मेरे साथी लोग, सोलो गाने भी थे मेरे, हम गाते थे। और बस फिर वही बात, जैसे शरद जी का विश्वास जीता, उनका भी जीता। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा एक दिन के, मनोज, थैंक यू फॉर दिस लवली एंड वेलकम सजेशन, आई विल मेक हम्म। दिस प्ले, यू डोंट नो व्हाट। और वाकई ही मेड इट। क्या बात है। बहुत बहुत कमाल खूब। का उनका वो नाटक, बहुत खूबसूरत नाटक रहा। अच्छा, उसमें उससे एक जुड़ा हीर हुआ थी, एक, आप कहें तो मैं, हाँ आप सॉरी, हाँ सुनाए बोलिए बोलिए। सुनाए सुनाए सुनाए। एक अमृता प्रीतम की एक नज्म है, हीर स्टाइल में उन्होंने कंपोज की थी। हम्म।
प्ले वॉज, उसमें प्ले में एक घटना है, शायद आपने सुनी है, वो रियल कहानी पर है। हम्म। वो खोज हमने बाद में की, आप जानना चाहेंगे तो बताता हूँ। उसमें एक हीर है जो हम्म। सबको बहुत पसंद आती है, और मैंने इस गाने पे, इस प्ले में अपने दर्शकों को फ्रंट सीट सेकंड सीट जहां तक हमारी नजर जाती थी, रोते देखा है। वाकई वाह। रोते देखा है। वो इतना बढ़िया पार्टीशन पे जो नाटक है और उसके जो हम्म। नुआंसेस हैं, कमाल के। हम्म। तो वो छोटी सी है, इजाजत दें तो मैं प्लीज सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। अमृता प्रीतम की है ये। जी जी। हम्म, अज आखां, वारिस शाह के लिए उन्होंने लिखा है। वारिस हम्म। शाह सूफी जो थे। जी। अज आखां वारिस शाह नू, पंजाब में जब मार काट चल रही हम्म। है, लाशें बिछ रही हैं, पार्टीशन हो रहा है। हम्म। अज आखां वारिस शाह नू, कितों कबरां बिचों बोल। अज आखां वारिस शाह नू, कितों कबरां बिचों बोल। ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला बरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, हाँ, तू लिख लिख मारे बैन। अज लखां तियां रोंदियां, हाँ, ते लहू दी परी चनाब। उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज वेड़े लाशां बिछियां, हाँ, ते लहू दी परी चनाब। अज आखां वारिस शाह नू, कितों कबरां विचों बोल। सन्नाटा हो जाता था इन इन सिचुएशंस में उस नाटक में। बहुत खूबसूरत बनाया था। मैं इससे पहले कि आपको इससे पहले कि आप बताएं, एक और किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। जो आपने मुझे बताया था। संदीप दमनिया कह रहे हैं, वाह थैंक यू साहब क्या बात है। संदीप। सुचित्रा जी लिख रही हैं, आई हैड द ऑनर ऑफ स्पीकिंग अबाउट अमृता प्रीतम जी ऑन द नेशनल टीवी शो विच आई वॉज इन उज्बेकिस्तान। बिग फैन ऑफ हर एंड शिव कुमार बटावली बटावली जी। बटालवी, हाँ। बटालवी जी। और नूरेन लिखती हैं, नूरेन शर्मा, कि मैं उनके साथ पीएचडी कर रही थी असगर वजाज साहब के साथ इस पर उनके अंडर वो उनके गाइड थे, हाँ। गाइड थे। मैं इससे पहले कि मैं आपसे कहूंगा कि वो आप इंसिडेंट और सुनाइएगा। दोस्तों, मेरठ में हमारे एक मित्र हैं भारत भूषण शर्मा। वो कुछ करना चाहते थे, उपटा नाम से उनका थिएटर ग्रुप है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ये प्ले करिए। तो हम उसके राइट्स के लिए गए वजाज साहब के पास। यहाँ मयूर विहार में रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ से राइट्स वाइट्स ले लिए। और जब वो प्ले के रिहर्सल वर्सल होके होने वाला था, तो वहाँ बवाल हो गया। मतलब ये हो गया, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप आ गए, और वहाँ मनोज भाई वो करने लगे कि साहब ये प्ले नहीं होने देंगे, और ये वो सब। और वो नेताजी सुभाष प्रेक्षागृह जो है चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, उसकी तकरीबन 1500 की कैपेसिटी है। उसके अंदर वो प्ले होना था। और वहाँ की पुलिस कप्तान ये वो और माउंटेड पुलिस वगैरह सब आके घूम गए, और ऐसा लग रहा था कोई जंग होने वाली है। और वो कह रहे हैं हम प्ले नहीं होने देंगे, और ये प्ले करना चाहते थे, कैसे करें। तो वजाज साहब फिर उठ के खड़े हुए। वजाज साहब ने वहां प्रेक्षागृह में ना सीढ़ियां हैं ऊपर जाती हैं, और ऊपर खड़ा हो जाए तो सामने सब एड्रेस कर सकता है लोगों को। वजाज साहब ने कहा, मैं इस प्ले का राइटर हूं और मेरा नाम है असगर वजाहत। आप इस प्ले को देखिए, मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूं। और इस प्ले को देखने के बाद आपको लगे कि कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ है, या कुछ मजहबी बात कही गई है इसके अंदर, किसी के खिलाफ कहा गया है, तो आपका जूता और मेरा सर, यहीं बैठा हूं मैं। क्या बात है। और साहब, 1500 आदमियों का ऑडिटोरियम, लोग साइड में खड़े हुए,
ये मेरी आंखों देखी बात है। मैं उन दिनों सुभारती यूनिवर्सिटी में था और वो प्ले हुआ और लोग अश अश करके पागल हो गए। मतलब सीमित संसाधनों के बीच में ही उपटा वालों ने वो प्ले किया वहां पर और इतना सक्सेसफुल प्ले वो गया। और उसके बाद तालियों कमाल है। की तो बाहर आ गई और हर आदमी इंटरव्यू लेने के लिए लोग भूल गए कि उसमें कुछ गलत था। तो ये मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता था इंसिडेंट इस प्ले के बारे में, खूबसूरत जिन बात है। लाहौर ने किया। बहुत ही खूबसूरत बात है। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप रिहर्सल किया करते थे इस प्ले की, तो एक आदमी कोने में आके बैठ जाता था, उसके बारे में बताइए। ये ये भी एक इसका कोई काश उस समय हम इसको एविडेंस मानते या कुछ, इस बात को शायद समझ नहीं थी। एक सज्जन जी। आते थे हमारी रिहर्सल देखने। जी। थैंक यू सरिता। तो वो एक झोला टांग के आते थे और बस हमें उनसे कभी बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। और शायद वो हबीब साहब को जानते थे। सच बात ये है कि हमें भी नहीं पता ये कौन है। वो हाँ। थैला लेके आ जाते थे और उन्होंने हमें एक किताब दिखाई थी, छोटी सी, इतनी सी, उपन्यास जैसे पुराने होते थे। उसका नाम था लाहौर नामा। लाहौर नामा। तो हमने गौर नहीं किया, ये हमारा दुर्भाग्य रहा उस समय। हमने कहा सर ये क्या है? बोले ये यही है जो आप कर रहे हो ना, ये सच्ची हम्म। घटना है। काफी उम्र थी, सफेद बाल थे, ये सच्ची घटना है। और मैं वहीं था, उसी गली में रहता था लाहौर में। और ये जो माई है, जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है, उसको मैं मिला हूं और मैंने ये लिखा हुआ है लाहौर नामा। तो हमें अब ये लगता है कि शायद वो, मैं ये नहीं कहता उस पर बेस्ड है, वो भी कुछ ऐसी ही घटना थी या यही घटना थी। गॉड नोज, आई डोंट नो। तो वो हम्म। बस आए और फिर उन्हें आना बंद भी कर दिया। क्यों आना बंद कर दिया मालूम नहीं। और इसी के साथ हमें ये तय तो हो गया कि हाँ, इन्होंने जो लाहौरनामा लिखा है वो यही, इसी से मिलता जुलता या यही है। लेकिन वो हम्म। पहले लिखा हुआ, उसमें राज की बात है, वो पहले लिखा है। और हम रायपुर में या कहीं मध्य प्रदेश में शो कर रहे थे। तो एक और बुजुर्ग सज्जन जो मजदूर टाइप थे, कुछ वहां एक हॉल में हमारी मदद कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बुढ़िया को मैं मिला हूं। इस अच्छा। बुढ़िया को जो इस नाटक, हाँ, उससे मैं मिला हूं। मैंने कहा क्या? और मैं लाहौर दा, ये साड़ी गली च रही थी। बस इतना कह के वो अपनी रेड़ी सी थी लेके निकल गए। तो ये तो सत्य बात है कि जब वजह साहब ने जो विषय चुना है, कमाल का विषय है और एकदम शुद्ध सच्ची घटना है वो, इसमें कोई शक नहीं। कमाल के आपने मुझे एक बात और जब बताई भी थी हम मनोज। आपने इंटरव्यू, बहुत लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने। साहब आप कौन से क्या आप आपने आते मुझे एक हैं बात और और बताई थी ये कि वो जी जो सज्जन आते थे थैला लेके, कोने में जी। बैठते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते थे। हाँ, लगा था। तो वो तो पूरा दिन, वो हम 10 बजे रिहर्सल शुरू करते थे और 5-6 बजे, 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी, बीच में एक दो ब्रेक होते थे। वो एक वक्फे में लगभग 4 घंटे 3 घंटे बैठे, या तो लंच से पहले कभी आ जाते थे या लंच के बाद। 2 बजे आए तो 4-5 बजे चले गए, 10-11 बजे आए तो 2-3 बजे चले गए, 2 बजे। लेकिन सत्य यह है, तभी तो हमारा उन पर ऐसा नहीं था कि कोई भी आके बैठ जाता था हमारी रिहर्सल में। उन्होंने शायद इजाजत ली थी या वो हबीब साहब के साथ आते थे और वो तमाम समय वो रोते रहते थे। तभी हमने पूछा, हमने सोचा था कि ये किसी के गेस्ट है, शायद हबीब साहब के ग्रुप से होंगे या कुछ होंगे। तब उन्होंने ये बात बताई रोते रोते कि बेटा मैं तो भुगता हूं ये सब। और हमने पढ़ा भी था सर, वो लाहौरनामा जो उन्होंने दिया था। सत्य बात तो यह कि हमने पढ़ा भी था, वो यही नाटक था। अब क्या इससे बात। अधिक तो कुछ कहना बड़ा सही नहीं रहेगा। कमाल का है, कमाल का वाह है। वाह वाह वाह। तो ये तो साहब चीजें ऐसी हैं कि दिल में घर कर जाती हैं और जब इन्हें याद करो और तो अगर ये फरफरा उनसे के जुड़ा भी था तो उनको श्रेय मिलना चाहिए था मिलना चाहिए शायद, अगर जोड़ा था तो। अगर ये सत्य, बहुत ही। लेकिन हम कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इसके बाद जो आप श्रम सेंटर में रहे, 3 साल 6 साल रहे, 3 साल रेपर्टरी चीफ रहे, उसके बाद आपने ये जिन लाहौर निवेख्या ये किया, प्ले किया, और बहुत सारे प्ले किया आपने, धूम मची हुई थी आपकी। और उसके बाद फिर गधे आप की जो बारात, थे गधे की बारात आपने प्ले किया। अभी शोले था उस समय गजब। का तमाशा। हाँ, उस समय का शोले था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप बाद में एंकरिंग में आ गए, आप डिज्नी। हाँ 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 हाँ। वो हुआ क्या सर बताइए।
91 तक तो मैं रहा श्री राम सेंटर रंगमंडल में ही, 83 से 91 तक। और जो वक्फा बीच का खाली है वो वही है जो आपके साथ प्रथम प्रतिश्रुति किया, 86 से 87 88 तक वाला। उस समय मैं आपके साथ व्यस्त था और मैं छोड़ के ही वो किया था, क्योंकि वहां रह के बाहर काम करना संभव नहीं होता है। तो 91 में मेरा जो प्ले था आषाढ़, ये जिस लाहौर ने वो देखा ही नहीं, ये सुपरहिट था। और एक प्ले मैं और जरूर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हैं वो जानते हो, जनपथ किस। हाँ, वो भी एक बहुत कमाल का है सर। पहले अगर इजाजत है उसकी घटना सुनाता हूँ। वो बताइए। रंजीत भाई को हमने असाइन कर लिया नाटक करने के लिए, और रंजीत भाई कमाल है, वो गुणों की खान है, लेकिन उनको लेना भी एक दुश्वारी है, क्योंकि वो फिर आपको घुमा देते हैं। उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है। अब वो आ गए, रोज आए, उन्होंने कहा भाई मनोज, मैं चीफ था, एक ऐसा करो, या वो उन वीसीआर 90 की बात है, 91 90 की बात होगी, वीसीआर लगाओ, वीडियो लाओ, और रोज कोई फॉरेन हॉलीवुड फिल्म लाए, हमें दिखाएं, 2-2 3-3 फिल्में दिखाएं, और शाम को अपने चलते बने। मैंने कहा सर नाटक, हाँ कर लेंगे नाटक। 13 नाटक पढ़वा दिए उन्होंने इस दौरान। मैंने कहा सर सुजीत भाई डेट तय होनी है, पोस्टर बनना है कम से कम, हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो एक दिन मुझ पे भी डांट पड़ी, हमारी जो पन्ना जी थी, उन्होंने कहा क्या किसको, मैंने कहा था ना रंजीत भाई बहुत चक्कर कटवाएंगे। हम बुक स्टॉल पे खड़े थे सर, वहां एक आज मिश्र आचार्य की बुक स्टॉल होती थी। मैंने उनको कहा कि हाँ जी, मैंने कहा भाई अब बता दीजिए, क्योंकि मुझे पोस्टर छपवाना है, उस पर डेट लिखनी है, और डेट तय है। ऑडिटोरियम हमारा पहले से पूरे साल का बुक होता था रेपर्टरी के लिए, जो जो डेट्स हैं, डेट तो तय, पर नाम तो लिखूंगा पोस्टर पर कि भाई ये नाटक करेंगे हम इस 28 29 30 को। बोले हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा नाम लिखवा दो, नाम तुम लिखवा दो। हमने कहा क्या नाम लिखवा दें। बोले नाम लिखवाओ, दी जनपथ किस। तो जनपथ किस, मैंने कहा ये कौन सा नाटक है। बोले है। एक काम करो, वो सामने जो किताब रखी है उसमें बुक स्टॉल पे किताब ऐसे वर्टिकल रखी हुई थी, वो लेके आओ। मैं लाया, मैंने क्या, बोले देखो कितना अच्छा नाम है, द जनपथ किस, कर देंगे ये नाटक। वो किन्हीं मिश्रा जी, मैं नाम भूल गया, नॉवल है, और ये कह रहे ये बुक दिलवा दो मुझे मिश्रा आचार्य से, मैं खरीदूंगा नहीं, मुझे 4 दिन के लिए बुक दिलवा दो। तो मैंने उनको वो बुक दे दी। साहब उस आदमी ने खड़े खड़े 5 दिन में वो नाटक तैयार कर दिया, क्योंकि 13 दिन ही बचे थे नाटक के लिए टोटल, या 14 दिन 15 दिन। वो यही करते हैं, वो इसी के लिए फेमस, इसीलिए क्रिएटिव है। जनपथ किस इस प्रकार हुआ, और हमने वो नाटक किया। और जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, क्लाइमेक्स नहीं था हमारे पास। हमने कहा क्लाइमेक्स में होगा क्या। बोले वो कल मिलेगा। शो से एक दिन पहले क्लाइमेक्स लिख के आया। और आप ताज्जुब करेंगे, श्री राम सेंटर के ऊपर एक गेस्ट हाउस था, मैंने उनको उसमें लॉक कर दिया। लॉक मतलब उनको वहीं रखा 10 दिन 15 दिन, जितने दिन बचे थे, यहीं बैठो, यहीं लिखो, रात में आपको चाय पानी दूध जो व्यवस्था है कर दूंगा। और वो लिखवाया उनसे नाटक, और सुपर हिट। क्या करें, उनके हाथ जहां लग गए वहां सुपर। हाँ, वो लिखे ना जनपथ किस हाउसफुल शोज होते थे सखाराम बाइंडर बिल्कुल के भी। बिल्कुल 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 क्या बात बिल्कुल। है ये, आई कैन रिलेट टू दिस। शिखा सिंह कहती है, और सुचित्रा जी कहती है रंजीत इज वेरी क्रिएटिव। यस ही इज। और अरे चारू जी, डॉक्टर चारूश्री जुड़ी हमारे साथ, वाह व्हाट अ टैलेंट। ये डॉक्टर चारूश्री जो है ये हमारे दिल्ली से जुड़ी हैं, और ये मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, और फिल्म मेकर है, और ये एक बहुत अच्छा सीरियल बना रही हैं। अभी आपको इसके बारे में पता लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो वापस चलते हैं। मजेदार, हाँ जी, हाँ आइए। 91 में फिर मैंने रेपर्टरी से अलविदा कहा, क्योंकि मैं जा रहा था एक बहुत ही फेमस सीरियल करने बॉम्बे, वो था हमराही। हमराही सीरियल बन रहा था, उसका जो 52 के बाद दूसरा फेज बन रहा था, 52 यानी 53 एपिसोड ऑनवर्ड। तो मुझे कुछ मित्रों ने, वो जो उनके लेखक थे हमराही के, उन्होंने ही यहाँ से चुन के कहा कि मैं भेज रहा हूँ लड़का, एक नया रोल इंट्रोड्यूस हुआ है सौरभ का। तो मैंने हमराही किया, पर मैं बॉम्बे जाता था और करके आ जाता। तो जैसे हर एक एक्टर की तमन्ना रहती है बॉम्बे जाऊं, लेकिन मैं बॉम्बे इसलिए नहीं जा पाया कि 90s में मैं यहाँ मैक्सिमम काम किया। उसमें हमराही है, ये हुई ना बात है, अभिमान है, और न जाने
25, 30, 40 से टेली फिल्म्स भी हैं दूरदर्शन की। अगर दूरदर्शन में साल में 4 टेली फिल्म बनती थी या 6 बनती थी तो 5-4 तो मैं ही हथिया लेता था। बड़ा मैं इस बारे में बदनाम था कि ये आ गया अब इसको। और हमारे जो भी शशि सक्सेना है, गुलियानी है, शरद जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, बस सारे प्रोजेक्ट में मैं पूरी तरह से हर जगह मेरे हीरो। पंजे फैले हुए थे। हाँ, और हाँ, क्या मैंने बात है, मेन क्या रोल बात किया, हमेशा हमेशा मेन रोल है। किया, और आपने भी मुझे मेन रोल के लिए ही चुना। तो इस तरह से हम्म फिर 99 में मैं एक बहुत बड़ा एक सीरियल किया था, गली आगे मुड़ती है, दूरदर्शन का ही। तो उसमें हम्म। 4 पैसे की कमाई हुई तो मैं बॉम्बे चला गया, एक छोटा सा घर खरीद लिया मैंने वहां। अरे वाह। बॉम्बे में मैं रहा और मैंने बहुत कोशिश की और कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उन दिनों एपिसोडिक ज्यादा होते थे। और हम्म इस दौरान मेरा संपर्क आया विशेष फिल्म्स, महेश भट्ट फिल्म से। तो उसमें मैंने तो उनके साथ प्रोजेक्ट किए। हमारे एक दोस्त हैं गिरीश धमीजा, जो जिस लाहौर में दादी का रोल करते थे। दादी। अच्छा हाँ, यहाँ एक बहुत सुंदर घटना आपको बताऊं, थोड़ा अगर हाँ। आप कंफ्यूजन ना हो तो। हम्म खैर, अब वापस यही आएंगे इसी फिल्म बात पे। जब हबीब साहब रिहर्सल कर रहे थे तो कास्टिंग होनी थी। उन्होंने कहा कि मनोज, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 या 2-3 लड़कियां हैं, फीमेल एक्टर्स हैं, हम्म हम्म हमें तो चाहिए 4-5, और हम्म दादी का रोल कौन करेगा? उस थोड़ी एज भी हो तो अच्छा। मैंने कहा जी कोई नहीं, खैर अभी रिहर्सल में पढ़ेगा कौन? तो मैंने कहा गिरीश धमीजा जो है, इज ए वेरी गुड राइटर। उसने महेश भट्ट के हम्म लिए, चंद्र काफी विक्रम भट्ट के लिए काफी फिल्में लिखी, खुद भी बनाई हैं। इज अ वेरी हम्म डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने कहा सर, गिरीश पढ़ेंगे ना ये रोल? ये पंजाबी आती है इनको, इज अ हम्म पंजाबी, हिसार के हैं वो, हम्म। तो ये पढ़ेंगे वो रोल। आपके जैसी बड़ी बड़ी मूछें होती थी उसकी। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ता रहा। वो हाँ, पढ़ता गया। जिस दिन कास्टिंग अनाउंस हुई तो उन्होंने कहा दादी का रोल गिरीश धमीजा। वो 6 फुट ऊंचा जमीन से, कि मैं कैसे दादी का रोल? उसने कहा हाँ, हाँ, दादी का रोल गिरीश धमीजा करेंगे। हाँ। और फिर हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ा, उनके हाथ पैर जोड़े कि भाई अब हबीब साहब ने कह दिया तो कर, और मूछें कटवाओ। उसकी मूछें कटवाई। हम्म नीरज जी, ट्रेंड इसको कहते हैं, ट्रेंड सेट। पता नहीं हाँ, क्यों उसके बाद ये नाटक हम्म अमाल अलाना या अलाना ब्रदर उन्होंने भी किया, और जो सॉरी, जिसने भी ये नाटक किया, दिनेश ठाकुर, दादी का रोल हमेशा मेल ने किया है। आई डोंट नो आपने क्या मेरठ बात। में किससे करवाया था। ये ट्रेंड बन गया, हमारी तो मजबूरी थी। उसके बाद मनोहर सिंह जी ने भी एक रोल किया था, नॉट ये नाटक, दूसरा नाटक, और फीमेल का रोल किया था। ये हाँ। एक ट्रेंड सेट किया था हबीब साहब ने, और इतना हम्म सक्सेसफुल किया था वो दादी का रोल गिरीश धमीजा ने, कि कमाल। हम्म तो उन्हीं गिरीश धमीजा की बदौलत मैं महेश भट्ट से मिला 99 के बाद। ये हाँ। 2002 की या 3 की बात है। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी टेलीफिल्म दी, जो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, वो यूट्यूब पे है मेरे चैनल पे, परछावें। हम्म परछावें है, वो अमृता प्रीतम की कहानी है। हम्म थ्री कैरेक्टर स्टोरी, मैं, दिव्या दत्ता और रमा बिज। गंभीर, सुंदर, भावुक फिल्म है। हम्म। 45 मिनट की है, जरूर देखें। आपको मैं भेजूंगा लिंक, आप आप शेयर मुझे करना। लिंक भेजें उसका। हम्म हाँ, बहुत अच्छी मूवी है, और बहुत हम्म ही खूबसूरत रुलाने वाली फिल्म है, और बहुत बहुत थ्री, पति पत्नी, वो जो हमेशा का एवरग्रीन सब्जेक्ट है। फिर हम्म उसके एवज में ही मुझे एक और फिल्म मिली, उन्हीं की, फिल्म स्टार, सहारा की फिल्म थी, वो भी मैंने की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल किया। हम्म और फिर थोड़े बहुत सीरियल वीरियल। लेकिन इस दौरान मेरी मुलाकात, मतलब जो पहले लोग थे, शंकर सुहेल जी, हरील शुक्ला, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया था ट्रैवल शोज वगैरह का। हम्म तो मुझे इन्होंने कहा आप एंकर करो। तो हमने कहा हम्म ठीक है। हमें हिंदी जहां होती है हम जीत जाते हैं, तो वहां हिंदी बोलनी थी, और खुद ही इम्प्रोवाइज कर करके बोला। और वो हमारे शंकर जी बड़े कठिन कठिन शब्द लिखते थे, हम्म केदारनाथ हम्म के बारे में और बद्रीनाथ के बारे में। तो हमने वो फिर शुरू किया, और हमें आदत पड़ गई साहब एंकरिंग की। एक हम, 2-4 यूनिट के लोग, हम ही बादशाह, और मुझे सीरियल वीरियल से कोफ्त हो गई। मैंने कहा यही क्या। तो फिर उनके साथ मैंने 3-4 सीरीज ऐसी की, और भी की, एक हम्म बीबीसी की सीरीज भी की, जिसमें मैं पहाड़ों पर, नदी, या ये वो, इधर उधर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और अजमेर शरीफ, वृंदावन, न जाने कितने तीर्थ यात्रा मैंने तीर्थ की, और हर जगह पूजा पाठ किया, जबकि मेरा विश्वास उस तरह का है नहीं। तो कमाल का वो रहा। तो वो मैं करता गया, और फिर मुझे इस दौरान डिज्नी चैनल ने
सिलेक्ट किया अपने एक प्रोग्राम के लिए। वो था प्ले हाउस डिज्नी। 2005 के आसपास, 6 के आसपास इंडिया में लॉन्च हुआ था डिज्नी का नॉर्मल जी नॉन कार्टून चैनल। हम्म और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे बताया गया कि हमारी एक बहुत ही आदरणीय मित्र है माया राव, मिडीटेक में वो थी, तो वो डिज्नी से मिडीटेक ने वो प्रोग्राम बनाया। मिडीटेक एक कंपनी थी, और जी मुझे कहा जी कि मनोज ऐसे ऐसे एक ऑडिशन हो रहा है, आप जाके वो ऑडिशन दे दो। मैंने जाके वो ऑडिशन दिया, और जहां मैं ऑडिशन देने गया था और भी बहुत से लोग थे, मतलब 400-500 लोग थे। तो वो जो हाँ, वो जो ऑडिशन ले रहे थे, वो दरवान ने मुझे कहा, जो भी उनके असिस्टेंट थे, आपके लिए तो कोई रोल ही नहीं है, आप हट जाओ। देखिए, अच्छा मुझे भेजा गया था ना कि भाई आप ऑडिशन दे लो, इसमें अच्छा है ये। उन्होंने कहा सर ये बच्चों का सीरियल है, डिज्नी का है, आप क्या करोगे? तो भाई दरवान ने मुझे बाहर से ही ऑडिशन लेके गाने वाने सुन के भेज दिया। अब मैंने कहा ठीक है भाई। अब जब मैं वापस आ गया तो उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने एक ऐसी एजेंसी को ऑडिशनिंग के लिए दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। फिर मुझे फोन आया कि अब एक्सक्लूसिव ऑडिशन हो रहा है, बिकॉज माया राव जानती थी कि इसके लिए इसमें रोल है, क्योंकि उनको एक एंकर ऐसा चाहिए था जो थोड़ा एज वाला हो, जिसके साथ आप ये दिखाएंगे। डिज्नी की बहुत कठिन पॉलिसीज होती हैं कि एक बच्चा या एक बच्ची आपके साथ जंगल में घूम रहा है, या ये दिखा रहे हैं आप उसको कि देखो टाइगर का ये बिहेवियर होता है, लायन का ये होता है, तो आप किसी यंगस्टर्स के साथ नहीं भेजेंगे। ये डिज्नी की पॉलिसी थी। एक पितानुमा कैरेक्टर रहेगा थ्रू आउट, जो बाहर का बहुत सारे एपिसोड से अलग अलग, वो स्टेज पे था, एक्वेरियम्स पे था। फिर मैं फिर गया ऑडिशन देने, तो कहीं किसी दोस्त के यहाँ मित्र मंडली में बैठा था रात को, इन्होंने कहा भाई आ जाओ, वहीं सो गया, अपनी वही टी शर्ट पहन के चला गया। और शर्त ये रखी कि फिर मैं ही मैं होऊंगा उस समय, मेरे आगे पीछे कोई नहीं होगा, साला मजाक बन कोई नहीं जाता है। होगा हाँ सही ना। बात है उन्होंने कहा ठीक है, मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, मैं आ गया। एंड देन वी 8 पीपल वर सेलेक्टेड, 8 और 9। फिर एक वर्कशॉप हुई, जो ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से एक लेडी आई थी जो डिज्नी की कास्टिंग करती थी। ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, सिंपल ऑडिशनिंग थी। 7 दिन की वर्कशॉप हुई उनके साथ। और साथ में मतलब जैसे पहले दिन एक बंदे को बाय बाय कर दी गई, दूसरे दिन दूसरे बंदे को, मैं लास्ट तक रहा एंड आई गॉट इट। वाह तो हम 3 एंकर सेलेक्ट हुए, 2 स्टूडियो में रहते थे, मैं बाहर रहता था। और बहुत गर्व से कह सकता हूँ, जो पेमेंट वेमेंट भी डिसाइड हुई, तो मैंने बड़े मुंह खोल के मांगा ना। आई वाज वेरी रिस्पेक्टफुली पेड बाय देम। और वो काफी बड़ा रहा 2007 के आसपास। तो यहाँ तक की यात्रा तो ये है। और फिर एक और इतिहास शुरू हुआ, वो पढ़ाने लिखाने वाला वो। बकुल ऑल्सो एक्टेड इन वन ऑफ डिज्नीज एपिसोड। हाँ बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल, वो एक बकुल एक में मेरे साथ यही बच्ची बनी, पतंग वाला एपिसोड था एक, बहुत खूबसूरत उसका कॉन्सेप्ट था। बच्चों को पतंग, आज कौन सिखाता है बच्चों को पतंग उड़ाना? पर डिज्नी ने उसको ड्रामेटाइज किया बहुत सुंदर तरीके से। उसमें एक एपिसोड था कि एक चिट्ठी, अब आप बताइए आजकल के जो बच्चे हैं कॉन्वेंट में पढ़ते हैं या पब्लिक, उनको शायद नहीं पता होगा कि एक हाथ से मैंने चिट्ठी लिखी, नीरज शर्मा पोस्टमैन ने उसको मैंने पोस्ट बॉक्स में डाली, फिर एक जने ने उसको पोस्ट बॉक्स से निकाला, फिर वो उसको डाकखाने, वो ट्रक में डाकखाने गई, फिर अलग अलग शहर की चिट्ठियां सिलेक्ट हुई, फिर वहां गई, वहां के पोस्टमैन ने वो घर की बेल बजाई। तो ये पूरा एक एपिसोड होता था, बहुत खूबसूरती से इंटरेस्टिंग। आप सोचिए, वो इस तरह के एपिसोड थे। वो फायर स्टेशन पे फायर वर्कर्स कैसे काम करते हैं, कैसे आग बुझाते हैं, तो मैंने इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था। गाने गा गा के आग बुझाई, कार कैसे वॉश होती है, कमाल का कॉन्सेप्ट था, बहुत क्या अच्छा। बात है तो क्या बकुल बात ने मेरे साथ पतंग उड़ाई थी, माई डॉटर। वो आजकल है ये कनाडा में है और अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही है टोरंटो में है वो इस वक्त टोरंटो में। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं बकुल। जी जी जी। आप यू आर ऑलवेज वेलकम। आप आई प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बारे में बात हो रही है। और आप उस ट्रायोलॉजी का जो एक उपन्यास है, जिसका पहला भाग मैंने बनाया, दूसरा और तीसरा मुझे बनाना है। प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्ण लता और बकुल कथा, उससे आपका नाम लिया है, आपकी मदर ने, नूरिन ने बताया, अभी मनोज ने भी बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और बकुल, आई एम हियर, ऑनर्ड, शी इज रेटिंग, ये लिख रही है ये, लेकिन आई एम हियर, आई एम ऑनर्ड। वेरी गुड, थैंक यू बकुल, ग्रेट मे गॉड बकुल, ऑल ब्लेस द यू। बेस्ट।
मे गॉड ब्लेस यू। मनोज, मैं तो आपका शुरू से ही फैन हूँ। और मैंने आपको स्टेज पर भी काम करते देखा है। मैंने आपको टेलीविजन में, तो आपने मेरे सीरियल में काम किया, मैंने देखा आपको किस तरह से आपने काम किया था। बहुत ही खूबसूरत काम किया था दोस्तों, मनोज ने उस मेरे सीरियल में जो मैंने सबसे पहले बनाया था। और थैंक यू। मैंने रेडियो पर भी हमने साथ काम किया है। अभी राधा माधव का एग्जाम्पल तो सुचित्रा जी ने दे दिया कि हम लोगों ने, नोरेन, आप, सुचित्रा जी और मैं, हम चार थे। और वो तो पद्य में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो रूप और शेप निकल के आई वो अद्भुत है अपने आप में। और आपने अभी एंकरिंग की बात बताई, तो यू आर ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इसी किसी भी आर्टिस्ट को, अगर वो एक्टर है, तो एक्टर के लिए सब कुछ करना बड़ा आसान होता है। सिर्फ मीडियम का तो फर्क है ना। और आप उन एक्टर्स में से हैं जो मीडियम को समझता है, मीडियम को जानता है। और मैं अपने दिल की बात आपको कहूं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहा हूं या आगे बनाना चाहूंगा या बनाने का प्लान करूंगा, you will be there in that project because you're a seasoned actor and you are a very passionate actor, समझे। और आपके चेहरे के थैंक यू अंदर एक सर। खास बात है, एक खास बात है जो शरद जी ने उस वक्त कही थी। उस वक्त उतनी मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसको जानता हूं। ये आज से 35 साल पुरानी बात है, जो शरद जी ने, श्रीमान हमें भी सत्येंद्र बताएं। शरद जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने कही थी, तब कही थी। तो चूंकि मेरे गुरु ने कही थी, मैंने मान ली थी। लेकिन आज मैं जानता हूं, समझता हूं उस चीज को कि उन्होंने क्या कहा था। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट में आगे बनाऊं या बना रहा हूं, उसके अंदर आप जरूर हो। मेरा भाग्य, बिकॉज मैं सौभाग्य you'll be मानूंगा। you'll be feather in my cap. You see what I'm saying? As director, you'll be feather in my cap. Yes. क्या बात तो है। एक्टर एक्टर को सुचित्रा ये जी, बात कह रहा है, बड़ी हिम्मत से कह रहे हैं आप, कमाल की बात है। हाँ, एक एक्टर दूसरे एक्टर को कहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये ईमानदारी से हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम बिल्कुल। अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। वैसे वी बिलोंग टू म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। क्या है नीरज जी, मैं पता है, मैं मानता हूं कि ये जो हमारा एक्टर का फील्ड है ना, हाँ। यही सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा हम्म। फेलियर भी एक्टर्स ही होते हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी एक्टर्स होते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा एक्टर्स ही कमाते हैं, आप देख रहे हैं। या, लेकिन मैं जो बिल्कुल। कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, एक कैमरामैन को एक्टिंग आना हम्म। जरूरी नहीं है, या एक हम्म। डायरेक्टर को एक्टिंग आना जरूरी नहीं है, एडिटिंग हम्म। आना जरूरी नहीं है, या करेक्ट। और जो विधाएं हैं, सेट डिजाइनिंग है या प्रॉपर्टीज हैं, उसका इस्तेमाल आना जरूरी नहीं है। एक्टर्स का क्या प्रॉब्लम है, उसकी जो बेचारे की जो दुविधा ये है कि एक्टर को कैमरा की भी नॉलेज होनी चाहिए, कट पॉइंट्स एडिटिंग की भी नॉलेज होना चाहिए, उसको डायलॉग डिलीवरी तो आनी चाहिए एज एन एक्टर, लेकिन उसको लेखन की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो हम्म। उस संवाद को, उस चीजों को अच्छे से कन्वे कर पाए, स्मार्टली उनको ऑडियंस तक पहुंचा पाए। तो ये जो चक्कर है ना, सारी विधाओं का ज्ञान, मैं ये नहीं कहता पूरा पूरा, और नौसिखिया भी आना चाहिए एक्टर्स को। तभी एक एक्टर सक्सेसफुल होता है जब उसको सिर्फ एक्टिंग के अलावा और बहुत कुछ आता है। कैमरा है, एडिटिंग है, म्यूजिक है, प्रॉपर्टीज हैं, सेट है, इस्तेमाल है प्रॉपर्टी का, सेट आपने देखा है। तो ये मेरे अध्यापन में ये चीजें बहुत काम आई। अध्यापन पे भी आएंगे। ये डॉक्टर चारूश्री है, लिख रही है ग्रेट। थैंक यू। बहुत गहरा मतलब है इस ग्रेट का, बाद में समझाऊंगा। अच्छा। अच्छा, आप इस लायक हैं मनोज, आप इस लायक नहीं अरे हैं, थैंक यू इसी लायक हैं सुचित्रा आप। जी। आप हर फन मौला है मनोज जी, पूर्णिमा शर्मा लिखती हैं। और सुचित्रा जी लिख रही हैं, बिल्कुल याद है नोरीन, किसी के काम को खुले में स्वीकार करना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम राधा माधव कर रहे थे, तो आप अपना रोल करके तुरंत भागे थे, कहते माफ करें, आज जाना है, बिटिया बाहर जा रही है। तो दैट वाज बकुल, हु हाँ हाँ वाज हाँ लीविंग हाँ। फॉर टोरंटो who's दैट डे। leaving फॉर टोरंटो, और वो फर्स्ट टाइम अपना डिग्री हाँ, के लिए बाहर जा रही थी। और वो बाहर जा रही नाटक हम थी। ना भी करते, लेकिन बहुत जरूरी था वो काजल जी के साथ वो उसी दिन करना, तो हम भागे थे या। तुरंत। उनकी अच्छा, फ्लाइट अब थी, आप फिर जो हैं, बहुत सारे हाँ, इंतजाम। आप फिर टीचिंग में भी आ गए। ये तो आपने सब बता दिया, एंकरिंग का चस्का भी लग गया और आप उसमें टीचिंग में आए। टीचिंग के थोड़े से अनुभव जरूर बताएं आप,
क्योंकि अब मैंने देखा यहाँ पर कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं। टीचिंग के ज़रूर अब मुझे आप थोड़े से एक्सपीरियंस बताइए इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को समापन करें। टीचिंग में आना भी एक आकस्मिक बात ये थी कि देखिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं 2011 तक 12 तक तो बॉम्बे में रहा, काम हम्म। करता रहा निरंतर। आज भी मेरा बॉम्बे हम्म। में घर है, मैं जब चाहता हूँ जाता हूँ। लेकिन मेरे लिए एक अ, व्यक्तिगत बात ये हो गई थी, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थी हम्म। और नोरिन भी बहुत, उनको संभाल हर काम पत्नी को ही करना पड़ता था। तो मैं तो उनका धन्यवादी हूँ। जब हालांकि मैं आता रहता था, पर मैंने कभी शिफ्ट नहीं किया था बच्चों को वहां। हम्म। हम्म। तो वो बहुत ही संभाल लिया था। लेकिन जब मुझे फिर एक भावुकता से ये लगा कि भाई अब मुझे उनके साथ समय बिताना चाहिए, बच्चों के साथ। जब वो रहेंगी नहीं, अब देखिए, साल भर हो गया, मेरी एक बेटी वहाँ टोरंटो में है, एक की शादी हो गई है। तो अब तो मैं अब क्या करूंगा? तो मैंने सोचा ये जो फेज है, उनको जो समय देना चाहिए वो वहीं दूं। तो मैंने एक रात में उठ के बिस्तर उठाया और करते करते काम, लोगों ने बहुत रोका, मैं डिज्नी कर रहा था उन दिनों, कि यार क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मेरा अपना मन है, मैं अभी घर रहना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने यहाँ से फिर शुरू कर लिया। हमारे उमेश बिष्ट जी हैं, उन्होंने एक नाटक में मुझे काम, सीरियल में यहाँ काम दिया। और फिर हमारे विकेश सेठी साहब हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। कॉरपोरेट फिल्म्स, ये वो सरकारी काफी काम होता है यहाँ पे, वो करने लगा। आप लोगों के साथ फिर ऑल इंडिया रेडियो पे सुचित्रा जी, सुदर्शन जी, फिर जुड़ गया। तो एक काम भी चलता रहा। इस दौरान मुझे एक मौका मिला, हमारे दोस्त हैं हरिल शुक्ला जी, जो शुरू में जुड़े भी थे, अभी शायद हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था, बालाजी टेलीफिल्म से ग्रांटेड था, वो उन्हीं के सब अंडर आता था, कि आप पढ़ाएंगे वहाँ एक्टिंग। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि हम करने वाले तो हैं। तो मैंने कहा यार, पढ़ा लेंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो उस प्रोसेस में मेरे को उनसे मिलना पड़ा, जो उसके डायरेक्टर सीईओ थे उस कंपनी के। और उनको ठीक ठाक लगा मेरा काम, तो मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उस पढ़ाई की सबसे बड़ी जो विशेष बात ये थी पढ़ाने की, मैं अकेला ही टीचर होता था, मास्टर। नोबडी एल्स। अच्छा। हाँ, अच्छा। पूरे इंस्टीट्यूट हम्म। में। तो वो एक तो मैं प्रोफेसर साहब बन गया, दूसरा एक जो उनका बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है मेन, हम्म। उसमें सर बहुत सारे टीचर्स हैं, एडिटिंग का हम्म। अलग, इसका अलग। तो मैं जो एक्टिंग के भी वहाँ 3-4 टीचर्स हैं, हम्म। वो रहते हैं। तो एक जना आएगा, 2 घंटे की क्लास लेगा, चला जाएगा। लेकिन मुझ पे उन्होंने इतना विश्वास किया कि पूरे पूरे बैच वो मुझ पर ही छोड़ देते थे, कि भाई हम्म। 3 महीने का एक कोर्स होता था और आप हम्म। ही इसको इनको ट्रेन करो। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, शुरू शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, इतने समय तक पढ़ाना और एक्टिविटी जनरेट करना कि आप क्या कर। हम्म। लेकिन ऐसी रवानगी बनी वो थोड़े 1-2 हफ्ते बाद, कि जो हम्म। स्टूडेंट्स थे वो मेरे मुरीद हो गए। बॉम्बे जाके हम्म। वो ही कहते थे कि अगर एक्टिंग सीखनी है तो मनोज सर के पास जाओ। और एक लड़का तो हम्म। वहां से एक्टिंग छोड़ के भी आ गया। उसने कहा, अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां खराब पढ़ाते थे, ऐसा नहीं। हम्म। हम्म। मेरा एक अपना तजुर्बा, एक अपना स्टाइल अनुभव था, था। पैटर्न था एक, हाँ हाँ, हाँ, सिखाने का। एक नवीन शर्मा है, वो बॉडी बिल्डर है, भारत हम्म। रत्न, भारत के मतलब वो क्या बोले, नेशनल लेवल बॉडी हम्म। बिल्डर हम्म। है। वो वहां से हम्म। चले आए एक दिन यहाँ, के मुझे आपसे सीखनी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा सर, बस मुझे पता चला कि आपसे सीखनी है। एंड ही ज्वाइंड, वहां से छोड़ के वो यहाँ आ गए यहाँ आ सीखने। गए, यहाँ आ तो गए। खैर, वहां तो मुझसे भी सीनियर और मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी लोग पढ़ाते थे, पर शायद हम्म। बच्चों को लगा कि चलो, सर भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। तो वो फिर हम्म। चलता रहा सिलसिला, लगभग मैंने वहाँ 15-16 बैचेस किए, और 4, साढ़े चार 5 साल तक चलता रहा। तो हम्म। उसके बाद फिर एक दो और इंस्टीट्यूट में भी मैंने थोड़ा पार्ट टाइम पढ़ाया, वो फुल टाइम था। और हाँ। इट वाज अ वेल पेड असाइनमेंट एंड आई वाज वेरी हैप्पी, थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट। नाउ मिस्टर कोविड आ गए। फिर मिस्टर कोविड के बाद तो अब हम तो अब बिल्कुल एक, जो काम आता है करते हैं। अब तो आप ही के साथ ज्यादा रेडियो पे होता है, फिर हम हम्म। अब आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सुचित्रा गुप्ता कहती हैं आप सब नोएडा आ गए हैं तो मुलाकात होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मुलाकात होनी बिल्कुल चाहिए। सुचित्रा जी, जल्दी कं, जब कं, चाहें। कंटीला पक्का। मुलाकात होगी सुचित्रा जी। सुचित्रा जी, श्योर। कंटीला मुलाकात होगी ये तो। मैं कंटीला बताऊंगा आपको कि कंटीला की कहानी क्या है मनोज, मैं बताऊंगा आपको।
मनोज, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आज इस ओपन मंच पर, जो अक्सर मेरे दिमाग में कौंधा करता है। मुझे कई बार, अब चूंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपका ताल्लुक रहा है, आपने उन लोगों के साथ प्लेस भी किए हैं, आप टीचर भी हैं, आपने थिएटर किया है, कबीरा खड़ा बाजार में जैसे प्लेस आपने किए हैं, आषाढ़ का एक दिन जैसा प्लेस आपने किया है। मुझसे कई बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से संबंधित लोग ने एक सवाल किया, फिर मैंने जिस तरह से जवाब दिया, बाद में उन्होंने मेरे से सवाल करना बंद कर दिया। ये कहने लगे, एक बोले बोले नीरज जी, व्हाट, किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी यू अडॉप्ट, जस्ट लेट मी नो मेथोडोलॉजी। मैंने उनसे कहा, आई डोंट नो व्हाट मेथोडोलॉजी टर्म्स यू आर यूजिंग, बट आई वर्क ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट। यू सी, मैं किसी मेथड से एक्टिंग करने का हामी नहीं भरता और पक्षधर नहीं हूं। व्हाट डू यू थिंक मनोज अबाउट दिस? क्या है सर, जो एक्टिंग है इसको परिभाषित करना असंभव है। मैं एक्टिंग कैसे करता हूं, किस सोच से करता हूं, और जो पात्र का निर्माण वह कैसे करता हूं, वो एक अंदरूनी चीज है। अगर मैं कहूं कि पहले मैं ये देखता हूं कि वो एक्टर पान खाता है कि नहीं, ओके खाता है, चूना, वो सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन ये जरूर है, हर चीज को करने का मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा सा एक हटके एग्जांपल देता हूं, किसी भी चीज को करने का एक तरीका तो होता है, वो तरीका आदमी को खुद ढूंढना पड़ता है। अगर मैं किसी एक मजदूर को कहूं कि भाई वाह, जी हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट दिल ही है सुचित्रा जी, वो आपसे सब कुछ करवाता है। मैं अगर किसी मजदूर को कहूं कि गड्ढा खो, आप गड्ढा खोदने को भी कहेंगे ना किसी को, उसको भी एक तरीका अपने आप वो निकाल लेगा कि भाई मैं पहले, गड्ढा गोल है, गड्ढा स्क्वायर है, गड्ढा 1 फुट का है या गड्ढा 10 फुट का है, फिर मैं उसी हिसाब से हथियार चुनूंगा, कस्सी चुनूंगा, फावड़ा चुनूंगा, बाउंड्री बनाऊंगा कि भाई यहाँ ऐसा भी नहीं करूंगा कि जहां खड़ा हूं वहीं मारने लगूं, अपने ही पैर फोड़ लूं। तो मुझे नहीं लगता बिना जाने या बिना सोचे या बिना तरीके के आप रोड भी क्रॉस कर सकते हैं। आपको एक सड़क भी क्रॉस करनी है तो उसके लिए आपके पास नियम, कायदे, कानून है कि भैया पहले इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर दौड़ो मत, हाथ हटा लो, भीड़ में जा रहे हो। तो जिस तरह से, तो ऐसे ही एक्टिंग करने का भी एक्टर का एक अपना तरीका होता है। अब वो लेखकों ने, स्टैनिस्लाविस्की ने अपनी थ्योरियां बना दी, सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बना दिया। मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा। स्टैनिस्लाविस्की जिन्होंने व्याकरण लिखा है, एन एक्टर प्रिपेयर, उनके बारे में, उनसे भी मैं, उनकी, हम सारे उन्हीं के हिसाब से एक्टिंग करते हैं, जाने अनजाने। रोने का तो एक ही तरीका है ना नीरज भाई, ये तो है नहीं कि अमीर अलग रोता है, फेस अलग अलग हो सकता है ना, आंसू के कलर भी एक ही है। तो स्टैनिस्लाविस्की ने, जो अपने, उनके एक एक्टर्स थे, वो शेक्सपियर के भतीजे थे, वो एक नाटक करते थे और स्टैनिस्लाविस्की ने उनको ये समझाया था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यही मेथोडोलॉजी की बात बता रहा हूं, मेथड एक्टिंग, कि आपको रोना है तो सचमुच रोना है, ये करना है, जो भी उनके। तो उनके वो एक्टर जो है डिप्रेशन में, क्योंकि दिन में 4-4 शोज होते थे ब्रॉडवेज में, जहां भी, उन्होंने लिखा है बुक में, 4-4 शो, वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, एंड फाइनली ही डाइड, दैट एक्टर डाइड। मैं नाम उनका भूल रहा हूं अभी, है बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। तो तब स्टैनिस्लाविस्की ने भी अपना नजरिया बदला और अपना मेथड बदला। तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, एक तो होता है एक्टिंग अंदर से निकले, एक्टिंग को पहले स्टैनिस्लाविस्की कहते थे, बहुत गहरी सी बात है, एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड। ही सेड नो, आई चेंज माय कॉन्सेप्ट। Acting from inside is very painful. Acting from inside is very painful. That you, अगर आपको रोना है तो आप सचमुच के आंसू, सच, उसने कहा नो, उन्होंने ही कहा कि नो, उल्टा किया उन्होंने, इन एंड देन आउट। आप अपना बाहर का अनुभव कुछ भी XYZ को पहले ग्रहण करें और उसी को फिर एक अलग शेप देके प्रस्तुत कर दें। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि भाई खुद अपनी जान को मत मारो,
किसी मरते को देख लो, उसके मरते की एक्टिंग कर दो, बस। बिल्कुल एक और सही है। इसमें है, एक और हॉलीवुड का किस्सा है, बहुत एंशियंट पुरानी फिल्म, बुक्स में ही पढ़ा हमने तो। एक हम्म। एक्टर थे जिन, नाम बहुत मैं कंफ्यूज होता हूँ नाम में। वो एक सीन था कि एक बहुत बड़े स्टेडियम नुमा में एक शूटिंग हो रही थी हम्म। किसी हॉलीवुड फिल्म की, हम्म। और जो एंथनी हॉपकिन टाइप ऐसी कोई फिल्म थी, मैं नाम शायद गलत बता रहा हूँ। तो एक एक्टर जो नया आया था, उसको हम्म। आके अपने राजा को ये खबर देनी थी कि वी हैव लॉस्ट द वॉर, आवर हम्म। सेना इज डेड और वट एवर। तो जब वो नए एक्टर से काम हो रहा था, तो वो कहता कि मुझे 5 मिनट दीजिए, बस 4 मिनट दीजिए। तो हम्म। वो स्टेडियम के 4 चक्कर लगाता था, या उस मैदान के 4 चक्कर लगाता था, और देन ही यूज्ड टू से आई एम रेडी, आई एम रेडी नाउ। और भाई साहब, वो उसकी हालत खराब होगी जब 4-5 टेक हुए। तो वो जो सीनियर एक्टर बैठे थे, उन्होंने बुला के ये कहा था, सुनो, व्हाट आर यू डूइंग, ये आप हम्म। क्या करते हो, हर शॉट से पहले जब रीशॉट होता है या मिस्टेक होती है, आप फिर 5 चक्कर लगाते हो। कहते सर, मैं अपने आप को तोड़ लेना चाहता हूँ, कि मैं वार के मैदान से आया हूँ ना, मैं युद्ध के हम्म। मैदान से आया हूँ, हार के आया हूँ, तो मैं एग्जॉस्ट कर लेना चाहता हूँ। कह रहा ना, वो बहुत अच्छी बात है, बट हैवंट यू हर्ड अ वर्ड कॉल्ड एक्टिंग? हम्म। तो आप एक्टिंग करो ना। हम्म। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये देखिए, वो जमाना। बहुत बढ़िया, बहुत ही जी बढ़िया जी बात कही मनोज भाई आपने। मैं भी जब कभी भी कुछ कहीं लेक्चर देता हूँ या इसकी बात करते हैं, तो इस विषय में जरूर मैं भी इसी तरह की बात उनको कहा करता हूँ। आदमी अपने अनुभवों से सीखता है ना? तो एक्टर बिल्कुल। की ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बहुत से कैरेक्टर करते हुए मैंने इस बात को एक्सरसाइज किया है, एंड इट इज जस्ट लाइक दिस। प्रॉब्लम क्या है, आज के एक्टर, शरद जी से जब मैं मिला, जो मेरे गुरु हैं, जो मतलब आप जानते हैं, आपने भी बहुत सीखा उनसे, बहुत उन्होंने बहुत। कहा कुछ पढ़ते लिखते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। कि क्या? मैंने कहा जी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा पढ़ा था, सेकंड ईयर में था। कहने लगे और क्या पढ़ा था? अब हम गोल। कहने लगे तुम फूहड़ हो। मैंने कहा जी पढ़ो, पढ़ते लिखते नहीं हो। अमेरिकन लाइब्रेरी ले गए, ग्लास हाउस, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आर्थर मिलर के पता नहीं क्या क्या उन्होंने दिला दिया, पढ़ के आओ। वेनेवर ही यूज टू मेक ए प्ले लाइक काशीनाथ और मैं सम्राट हूं और कोई भी, ही यूज टू गिव मी द नॉवल, ये पढ़ो, ये पकड़ो, इसको पढ़ के आओ उसको। कितने दिन? 4 दिन। कहता हफ्ते भर आ आना। हफ्ते भर बाद में गया, पढ़ा, क्या था इसमें, क्या करोगे? अपनी निगाह भी होती थी हीरो पे। हमने कहा हम तो ये वाला कैरेक्टर करेंगे। कहते यही करना है। सो हम्म। उन्होंने कहा पढ़ो। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, यू सेड इट वेरी नाइसली। इफ यू गो टू अ वेइंग मशीन जो इंस्टॉल होती है प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, इधर उधर आप चढ़ जाएं उस पे, तो गोल चक्कर घूमता है, घूम के रुक जाता है, टिकट तो बाहर नहीं आता ना। तब आप सिक्का डालते हैं। सिक्का डालते हैं आप, तो टिकट बाहर आता है। तो हाँ जी। ये ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ना तो सिक्का है ना भाई। आपकी और हमारी जो बुनियाद ट्रेनिंग की है, वो तो इसी प्रकार से है ना। सिक्का तो डालो पहले, तभी बिल्कुल तो बिल्कुल। टिकट बाहर आएगा। ऑब्जर्वेशन वही है। क्या है कि हम किसी, मैं ये मानता हूं कि अगर आप अच्छे इमिटेटर नहीं है, इफ आई कांट इमिटेट नीरज, या आई कैन नॉट डू मेनी थिंग्स इन लाइफ। इफ आई कांट बिल्कुल। इमिटेट, मैं मिमिक्री की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट टेक मी रॉन्ग। इफ आई कांट हम्म। इमिटेट एनीवन, इफ आई कांट इमिटेट अ रिक्शा वाला जो नीचे हम्म। गाड़ी रिक्शा चला रहा होगा, तो हम्म। ऐसा बहुत कुछ है जीवन में मैं जो नहीं कर सकता। तो करेक्ट। वी आर ऑल डूइंग इमिटेशन, नथिंग एल्स। और वो इमिटेशन कहां से आनी है, कितनी आनी है, आधा किलो इधर से आनी है, पाव भर इधर से आनी है, 250 ग्राम इससे आनी है, वो आपका अपना एक तरीका है, आप कर लें, सही बात। इमिटेट करें बिल्कुल। लोगों को। और जितना बहुत बढ़िया। आपका ज्यादा स्टॉक होगा, उतने ही लंबे चलेंगे। क्या बात है। भाई तो एक हमारे पान साथ बीड़ी धीरे। वाला भी देखता है ना कि ये स्टॉक हाँ। कम हो रहा है, मंगा लो, तो ऐसे ही एक्टर का है। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपने बिल्कुल अंदर सही स्टॉक कहा। भर लो, समय आने पे हाँ। यूज करो। बिल्कुल। और फिर वो खैनी बनाते रहो हल्के हल्के से। बस बस। यहाँ रख लो, हाँ, मसाले आपको चलता रहेगा। कितना क्या डालना है वो थोड़ा बताएंगे, वो एक्टर क्यों बताएगा। धीरज आहूजा मेरठ से जुड़े हैं, उनका फोन हैंग हो गया, तो वो अपनी वाइफ के फोन से देख रहे हैं। हेलो धीरज, यू आर वेलकम। आहा, बत्रा जी, एस के बत्रा जी जुड़े हैं।
ओहो, वाह एस के मनोज जी, बत्रा मनोज जी, जी, आदाब भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। वाह बत्रा जी, ये भी वाह। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नाइस बहुत टू अच्छे सी यू, एक्टर वाह, हैं। क्या बात एस है, के वेरी बत्रा, गुड, बत्रा वेरी जी, गुड। वाह 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 वाह, ग्रेट। आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, बत्रा जी। और आप आए इसके लिए शुक्रिया। और रियली एंजॉइंग सुचित्रा जी। सुचित्रा जी तो भाई साहब कमाल की एक्ट्रेस हैं, इनका तो जवाब नहीं है अरे, सुचित्रा जी का। मैंने बहुत काम और किया सुचित्रा जी ने, और मैंने न जाने कितने सीरियल्स में, कितने रेडियो नाटकों में, सीरियल्स में भी बहुत काम किया है, कभी कहीं कभी कहीं, बहुत काम किया है। बहुत आदरणीय अच्छा, है हमारी। मैं एक राज की बात बताऊं। हाँ जी। अच्छा, मैंने जीवन में सबसे ज्यादा माइक्रोफोन रोमांस सुचित्रा जी के साथ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स टू, सुचित्रा जी थैंक्स आर टू द ग्रेट। माइक्रोफोन जो हमेशा बीच में रहा। उस बड़े हाँ, से वही और तो। इंडिया रेडियो के बड़े से माइक्रोफोन का शुक्रिया जो बीच में खड़ा रहा, बीच खंबा में बन रहा, के। हमने ये वो बनाए रखी, ये मर्यादा बनाए हाँ। रखी। और मैं बताऊं आपको, एक प्ले हम कर रहे थे दोस्तों, आपको भी मजा मजा आएगा सुन के। प्ले कर रहे थे, दैट वाज अ वेरी हाईली रोमांटिक, ऑलमोस्ट अ बेड सीन। तो एक स्टूडियो में कर रहे थे, तो कुछ लोग देखने आए हुए थे। तो वो पीछे से आके ऐसे झांक के देख रहे हैं शीशे के बाहर कि अंदर क्या हो रहा है स्टूडियो में। पता लगा हम्म। कि सुचित्रा जी अलग माइक्रोफोन पे खड़ी हैं, मैं अलग माइक्रोफोन पे खड़ा हूँ, प्ले चल रहा है। सो शांत रहो भाई। शांत रहो भैया, ठंडा पानी पियो। दैट वाज वेरी गुड। और डॉक्टर चारुश्री भी खूब हंस रही हैं इस बात को लेके। और हमारे, अरे ये बजरंग लाल केजरीवाल जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। बजरंग जी, आपका स्वागत है और आप इसी तरह आते रहें। और मनोज, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, इतना दिलचस्प आपने कार्यक्रम बना दिया और इतने अच्छे आपने गीत भी सुनाए और सूफियाना भी सुनाया। और आप कितने अच्छे एक्टर हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बहुत प्रूव्ड योर धन्यवाद। सेल्फ टाइम एंड अगेन। और आगे भी आप बहुत अच्छा काम करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपको नौरीन जैसी वाइफ मिली है जो आपकी हर चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करती हैं। आप भी उन्हें बहुत सपोर्ट ज्यादा, करते हैं, मुझे मालूम है। सचमुच। और नूरीन भी इस मंच पर आएंगी बड़ी जल्दी, मैं बताऊंगा और आप बात करूंगा उनसे। सुचित्रा जी लिख रही है, इंडीड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। यस। मुझे झांकने लगे थे ना कि ये हो क्या रहा स्टूडियो में। हाँ 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 हाँ, अच्छा। अरे अरे अरे, ऐसे तो सचमुच ये जो हम नाटक करते थे ना, शकुंतला दुष्यंत, शायद उसमें भी आप, भाई बड़े कठिन नाटक हो ये। ऐसे बहुत सीन्स के लिए ज्यादा। तो मैं हमेशा, बहुत मुश्किल होती थी मुझे ऐसे सीन्स में। मैं, बड़ा कठिन हो जाता था मेरे लिए। और खुल नहीं मुझे पाता। इस तरह के थिएटर में करा सीक्वेंसेस लो जो बहुत मिले हैं। सिनेमा। सुचित्रा हाँ। जी, वीना जी, वीना होरा, अरे बाप रे, इतना रोमांस किया है मैंने जिंदगी में माइक्रोफोन पे, मैं बता नहीं सकता आपको। बहरहाल, बहुत अच्छा लगा मनोज आपसे बात करके। और जो मेरे फादर एक बात कहा करते थे जिसका अनुभव ये आज एक बार फिर हो रहा है। मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरे से कहने लगे नाटक जी, करते हो। मिला हूं मैं। मेरा सौभाग्य, मैं आप मिला हूं मेरे उनसे। मेरे फादर से आप मिले हाँ हैं, हाँ। बिल्कुल, कई बार मिला हूं। अच्छा, तो कहते थे पढ़ना लिखना क्यों बंद नहीं करना, कलाकार बनना चाहते हो कि मीरासी। मैं कहा जी कलाकार तो पढ़ो, मीरासी नहीं बनना, कलाकार बनना है। तो भाई हम्म। साहब पढ़ाया उन्होंने, हम पढ़े। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे एक्टर हैं और पढ़े लिखे एक्टर जो होते हैं वो उनके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप को व्यक्त करते हैं और जो कहा जाए उसको समझते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। मनोज। और आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे सभी जितने हमारे दर्शक, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज, मैं आपको भी बता दूं, अगले शनिवार को यानी 6 नवंबर को हमारे साथ कौन आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? सुरेंद्र सागर। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। थिएटर सुरेंद्र प्रोफेशनल, सागर वेरी नाइस। अगले शनिवार को आ रहे हैं। और ध्यान रखिए, दाढ़ी उनकी भी है। हाँ, दाढ़ी दाढ़ी उनकी भी उनकी है। भी है। दाढ़ी उनकी भी है। और इन ये भी आएंगे, अपने बत्रा जी को बुलाएंगे हम अपने, जो एस के बत्रा बिल्कुल। हैं, ये भी बहुत जबरदस्त कलाकार हैं, बत्रा जी भी हमारे। अरे बहुत, मेरे साथ बहुत जा काम किया इन्होंने। हाँ, डैन दुबे लिखते हैं एक्सीलेंट।
और बजरंग लाल केजरीवाल जी से हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बजरंग लाल जी। और आप लोग जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मनोज आप भी खुश रहिए, भूमि आधार जाते रहिए, और हम लोग भी भूमि आधार में जरूर आएंगे आपके उस मकान में मेरा भी अपनी सबको छुट्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बाय। अ लॉट। दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कल रविवार रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर एम्स्टर्डम से जुड़ रहे हैं हर दिल अजीज सिंगर रोहित झाम, और उनके साथ होंगी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर चारू श्री। कल शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। और अगले शनिवार को इसी प्रोग्राम में स्टार्स विद नीरज शर्मा में आपके लिए आएंगे सुरेंद्र सागर। तो थैंक यू वेरी मच मनोज भाई, और फिर थैंक यू। मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अभी जाइएगा सबको नहीं आप मनोज नमस्कार। भाई, अभी जाइएगा नहीं, मुझे आपसे मंडे के लिए बात करनी है। मंडे आपने आना है। जी थैंक जी यू जी वेरी जी। मच दोस्तों, सी यू, बाय।